हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी जो कि 6 सेमेस्टर में है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट लास्ट तक हम सारा कुछ कवर करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम जो 12 तारीख से होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने वीडियो क्यों अपलोड नहीं की थी। उसका मेन रीज़न था कि देखिए अभी जो है ना, हमने 4th सेमेस्टर को ही कम कवर कर रहे थे, उसके हम रेगुलर वीडियोस डाल रहे हैं। और 2 सेमेस्टर्स को एक साथ पढ़ाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी सिलेबस है, 4 सब्जेक्ट उसके, 5 उसके, 6 सब्जेक्ट इसके, मतलब अनबिलीवेबल हो जाता है इसको कवर करना। तो लेकिन फिलहाल मैं अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसका मेन रीज़न ये है कि आपके बहुत ज़्यादा कमेंट, मैसेजेस, पर्सनली कॉल आई थी और शायद ही मेरे पे कभी पहले इतनी कॉल वगैरह आई हो कि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि आपके क्वेश्चंस का हम वेट कर रहे हैं, पूरी क्लास वेट कर रही है और एग्ज़ाम टाइम पे आपको ही हमें ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से कमेंट आए तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो वही हम फटाफट से यहाँ पे देखने वाले हैं। एंड थैंक यू फॉर चूजिंग फार्मेसी वाला एट योर एग्ज़ाम टाइम। तो जल्दी कवर करते हैं फटाफट से। बाकी जो सॉल्यूशन वगैरह ना, सारी जो 5 यूनिट्स हैं उनका जो लिंक है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्टिंग करेंगे कि ये जो सारे क्वेश्चंस होंगे ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, मतलब ऐसे सिलेबस को कवर किया गया है कि कम टाइम में पूरा सिलेबस कवर हो जाए। दूसरी बात कि यहाँ पर शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस हैं। एंड उनका जो क्वेश्चन है मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। शॉर्ट फॉर्म कहने का मतलब बिल्कुल शॉर्ट भी नहीं है और बहुत लेंथी भी नहीं है, मतलब मीडियम आप बोल सकते हैं। इसके अलावा मोस्टली क्वेश्चन हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वहाँ से सिलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे टोटल 27 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आप देख लेना। बाकी हम डायरेक्टली टाइम को बचाते हुए स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट कि वहाँ पे पहला क्वेश्चन कौन सा बनता है। तो यूनिट फर्स्ट की बात करें तो हमारी जो यूनिट फर्स्ट है उसका नाम है ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन अस्थमा एंड क्लासीफाई एंटी अस्थमेटिक ड्रग एंड गिव देयर मोड ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरी अस्थमा क्या होता है। देखिए आपने अक्सर सुना होगा कि उस बंदे को बहुत सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, या वो पोल्यूटेड एरिया दिल्ली वगैरह में अगर वो जाता है तो सांस लेना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, सांस फूल जाता है। तो उसी को ना हम अस्थमा बोलते हैं। अगर अस्थमा का अपने टेक्निकल पूरी डेफिनेशन नहीं भी आए, आप सिंपली बोल के लिख सकते हैं कि अस्थमा इट इज़ द डिसीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन विच वी फेस प्रॉब्लम इन द ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेने में दिक्कत हम फेस करते हैं। तो अगर हम टेक्निकली या तो साइंटिफिक तरीके से हम समझें कि आखिर ये अस्थमा होता क्या है, तो थोड़ा सा आपने ये डायग्राम समझना होगा। ड्राइंग मेरी इतनी खास नहीं है लेकिन आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा कि यहाँ पे देखिए मैंने नोज़ दिखा रखी है, नीचे ये जो है ट्रैक किया है, यानी कि जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। आप अभी गर्दन पे टच करना, जो यहाँ पे आपको फील होगा वो आपका विंड पाइप होगा, ट्रैकिया, लैरिंग्स वगैरह वहीं पे लगा होता है। बाकी यही जो विंड पाइप है, ट्रैकिया, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक लंग्स में जाता है, एक दूसरे लंग्स में जाता है। बाकी इन्हीं को ना हम ब्रोंकाई बोलते हैं। नेम आप ध्यान रखना, इसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। फर्दर इसकी जो ब्रांच बनती है छोटी छोटी मतलब लंग्स के अंदर बनते हैं, उनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ब्रोंक्यूल्स के बाद में ये जो है एल्वियोलाई यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, जहाँ पे एक्चुअली में जो है एक्सचेंजेशन होता है। किसका एक्सचेंज होते हैं? CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन गैस, दोनों एक ही बोल दिया। ऑक्सीजन एंड CO2 हमारे यहाँ पे एक्सचेंज होती हैं। तो ये जो है आपने थोड़ा बेसिक समझा। अब हम अस्थमा किसको बोलते हैं? देखिए अस्थमा के केस में क्या होता है, जैसे हमारी कंडीशन नॉर्मल है, तो अगर हमारा जो ट्रैकिया जो है, जो हमारा विंड पाइप जिसके थ्रू जो है हमारी गैस आ रही है, बाहर जा रही है, तो अगर वो थोड़ा पतला हो जाए, सिकुड़ जाए, वो उस पर इन्फ्लामेशन आ जाए, स्वेलिंग हो जाए, या इसके अंदर जो म्यूकस वगैरह जो होता है अगर वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाए, तो ऑक्सीजन के और CO2 के आने जाने में ना प्रॉब्लम होगी, यानी कि फेस करेंगे हम ब्रीदिंग में प्रॉब्लम। तो यही हमारा अस्थमा कहा जाता है। तो सिंपली बोले तो अस्थमा इट इज़ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसीज इन विच एयरवेज और ट्रैकिया बिकम इन्फ्लाम्ड, नैरो एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस। 3 वर्ड यहाँ पे यूज़ किए गए हैं कि इसमें हमारा जो ट्रैकिया जो होता है वो इन्फ्लाम्ड हो जाता है, मतलब उस पर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, वो सिकुड़ जाता है, नैरो हो जाता है, एंड इसमें एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और इसी को हम अस्थमा बोलते हैं। क्लियर हो गया? फटाफट से हम देखते हैं कि एंटी अस्थमेटिक ड्रग क्या है। एंटी बोले तो अपोज करना, अस्थमेटिक बोले तो अस्थमा को, यानी कि ऐसे ड्रग जो अस्थमा को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती हैं वही हमारी एंटी अस्थमेटिक ड्रग है। फटाफट से देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन यानी कि कौन कौन सी मेडिसिन यहाँ पे अस्थमा में यूज़ होंगी, तो उनको ब्रॉडली 4-5 क्लासेज में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले है ब्रोंको डायलेटर। देखिए वर्ड से ही समझो, ब्रोंको का मतलब होता है ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाई, एंड डायलेटर बोले तो उनको चौड़ा करना, डायलेट कर देना। मतलब सपोज करो कि यहाँ पे हमारा यही ट्रैकिया है कि यही ब्रोंकाई है,
जो कि सिकुड़ गए हैं, अब इनको थोड़ा और चौड़ा कर देंगे तो सांस लेने में इजी हो जाएगा, मतलब बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये जो है सिंपली ब्रोंकियल्स जो होते हैं, ब्रोंको या ब्रोंकाई जो होते हैं, उनको डायलेट करके ही काम करती हैं। तो वही लिखा है कि दिस ड्रग्स वर्क्स बाय डायरेक्टली डायलेटिंग ब्रोंक्यूल्स एंड ओपन एयरवेज ऑफ लंग। इसमें जो है 3 तरह की ड्रग काम करती है। बोले तो 3 जो ड्रग होती हैं, 3 क्लासेस वाली, वो ब्रोंको डायलेटर कही जाती है, वो ब्रोंक्यूल्स को ही डायलेट करती हैं। सबसे पहला है बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक्स। बीटा 2 जो रिसेप्टर्स हैं, आपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे सिंपैथो मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड मिमेटिक बोले तो कॉपी करने वाले, यानी कि ऐसी ड्रग जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो रिसेप्टर्स हैं बीटा 2 रिसेप्टर, उनसे बाइंड होंगी और उन्हीं के एक्शन को कॉपी करेंगी और उस एक्शन को एनहांस करेंगे, वो हमारी सिंपैथोमिमेटिक कही जाती हैं। इसके एग्जाम्पल ड्रग हैं, देखिए वो हैं साल्ब्यूटामोल, टर्बिटालाइन, साल्मेटेरोल एंड फॉर्मेटेरोल। एग्जाम्पल आपने जरूर से ध्यान रखने हैं, ठीक है। बात करते हैं दूसरी जो ड्रग है हमारी इसी कैटेगरी में, वो है मिथाइल ज़ैंथिन। तो ये भी हमारी ब्रोंकोडायलेटर ही होती हैं। इसमें देखिए मोस्ट कॉमनली जो ड्रग यूज़ की जाती हैं वो यही कैटेगरी की होती हैं। थियोफाइलिन है, अमीनोफाइलिन है, एटियोफाइलिन है, डॉक्सोफाइलिन है। आप देखिए किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है ना, कभी उनकी मेडिसिन चेक करना या प्रिस्क्रिप्शन चेक करना, आपको इन्हीं में से मेडिसिन आपको नजर आएंगे। तो ये है आपकी ब्रोंकोडायलेटर। इसके अलावा एंटी कोलिनर्जिक, एंटी बोले तो अपोज करना, कोलिनर्जिक बोले तो कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि मस्करिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स को जो ब्लॉक करके काम करती हैं, वो हमारी एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन कही जाएंगी, जिसके इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड है, टियोट्रोपियम ब्रोमाइड है। क्लियर हो गई। ये जो है फर्स्ट कैटेगरी हमारी ब्रोंकोडायलेटर। सेकेंड कैटेगरी हमारी वो है ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट। देखिए एंटागोनिस्ट यानी कि जो रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, एंड ल्यूकोट्रिन यानी कि जो ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे। अब पहले इसकी ज़रूरत समझो कि आखिर क्यों ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट का हम यूज़ करेंगे, या बोले तो ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट कैसे काम करेंगे। तो ल्यूकोट्रिन जो होते हैं, या तो जो ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर्स जो होते हैं, उनसे जब भी उनका लिगैंड बाइंड होता है तो वो जो है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर देते हैं और म्यूकस के सीक्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं। और क्या होगी, हम ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर दें तो क्या होगा, हमारा वहाँ पे डायलेशन हो जाएगा, बोले तो हमारे जो ब्रोंकाई कंस्ट्रिक्ट हो रहे थे वो कंस्ट्रिक्ट नहीं होंगे। तो ऐसे ड्रग जो ऐसा काम करते हैं वो हमारी मोंटेल्यूकास्ट एंड जेफ्रील्यूकास्ट। तो इसके आप एग्जाम्पल जरूर से ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ड्रग देखिए वो है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल एक टाइप की सेल होती है, एंड स्टेबलाइजर बोले तो स्टेबलाइज करने वाले, या ऐसी ड्रग जो मास्ट सेल को स्टेबल बना देती हैं, उसको स्टेबलाइज करती हैं। तो अब पहले इनका काम समझो कि आखिर हम मास्ट सेल को स्टेबलाइज करेंगे क्यों। देखिए मास्ट सेल एक ऐसी टाइप की सेल होती हैं, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, बैक्टीरिया, फंगस या कोई भी हमारा मतलब कि एंटीजन वगैरह एंटर करता है, तो हमारी जो एंटीबॉडी जो होती है वो मास्ट सेल को ही एक्टिवेट करती हैं। और मास्ट सेल के अंदर कुछ हमारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर होते हैं, जिसके हिस्टामिन है, इंटरल्यूकिन्स हैं, ल्यूकोट्रिन्स हैं। एंड जब हमारी मास्ट सेल फट जाती है तो ये सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर बाहर निकल जाते हैं, और उसी की वजह से सूजन होती है, उसी की वजह से इरिटेशन होती है, और कई सारे हमको सिम्टम नज़र आते हैं, यानी कि हमें खुद की बॉडी को हमें पता चलने लगता है कि हमारी बॉडी में कुछ एंटीजन वगैरह आ चुके हैं। तो क्या हो कि हम इस मास्ट सेल को ही नहीं फटने दें। मतलब जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पे हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया के आसपास भी मास्ट सेल होंगी, और मास्ट सेल में जो भी हमारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर अगर वो रिलीज ही ना हो तो ट्रैकिया पे इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, वहाँ पे म्यूकस ज़्यादा सीक्रेट नहीं होगा, स्वेलिंग वगैरह नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा, हमारा मतलब अस्थमा प्रॉब्लम देखी ही नहीं जाएगी। तो यही जो मेडिसिन ऐसे काम करती हैं मास्ट सेल को स्टेबलाइज करके, वो हमारी मास्ट सेल स्टेबलाइजर कही जाती हैं। एग्जाम्पल इसके सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है एंड कैटोटिफेन है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारी कैटेगरी देखिए वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो ये ना हमारी स्टेरॉइडल ड्रग होती हैं। इनका बेसिकली काम जो हमारे ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं उनको डायलेट करना नहीं होता है। मतलब ये जो हमारे ट्रैकिया वगैरह है या जो भी हमारे विंड पाइप है उसको ये चौड़ा नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ पे जो भी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स हुआ है, मतलब जहाँ पे इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग वगैरह हुई है, ये उसको कम कर देती हैं। तो ये जो है एज ए सिम्टोमेटिक ड्रग काम करती है, मतलब जो भी सिम्टम्स नज़र आते हैं उनको ठीक करती हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे जैसे कि प्रेडिनिसोलोन है, हाइड्रोकोर्टिजोन है, एंड वैक्लोमिथाजोन डाइप्रोपियोनेट है, एंड फ्लूटिकाजोन है। तो ये जो है इस कैटेगरी की ड्रग है। तो इसमें देखिए दो जो हमारी इनहेलर के रूप में यूज़ की जाती हैं और दो हमारे सिस्टेमिक यानी कि जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाती हैं, यानी कि ओरली भी इसको हम ले सकते हैं और इंजेक्शन के थ्रू भी हम लेते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट में हमारी एक और टाइप बचा हुआ देखिए वो है एंटी IgE एंटीबॉडी, यानी कि ऐसी ड्रग जो हमारी एंटीबॉडी यानी कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन E जो हमारी एंटीबॉडी है उसके अगेंस्ट काम करेंगी। अब उसके अगेंस्ट हम काम क्यों करवाएंगे, पहले आप मतलब समझिए। देखिए जब भी हमारी बॉडी में कोई एंटीजन वगैरह एंटर करता है तो हमारी एंटीबॉडी ही मतलब कि एक्टिवेट होती हैं,
और यही जो IgE एंटीबॉडी है ये हमारी मास्ट सेल को एक्टिवेट करती है। जैसे ही मास्ट सेल एक्टिवेट होगी वही इन्फ्लेमेटरी जो मीडिएटर्स हैं वो हमारे रिलीज़ हो जाएंगे और हमारा जो ट्रैकिया वगैरह है, हमारे जो लंग्स वगैरह वहाँ पे सूजन आ जाएगी। और क्या हो कि हम एंटीबॉडी को ही एक्टिवेट नहीं होने दें, तो यहाँ पे जैसे हमारे एंटीबॉडी एक्टिवेट नहीं होंगे तो मास्ट सेल जो है वो भी हमारी एक्टिवेट नहीं होंगी और यहाँ पे सारे जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं वो भी रिलीज़ नहीं होंगे। मतलब अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं देखी जाएगी, कुछ टाइम के लिए अस्थमा रुक सकता है। तो ये हमारी IgE एंटीबॉडी कही जाएंगी। एग्जाम्पल इसकी ओमेलिजुमैब है, ये हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है। इसका मतलब भी हम आसानी से लास्ट वीडियो में समझेंगे, मतलब लास्ट यूनिट्स में आप समझोगे। समझ में आ गया आपको? ये अपने क्लासिफिकेशन देखा शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल आसानी से कि अस्थमा क्या होता है, अस्थमा की ड्रग कौन कौन सी है, सारे का मोड ऑफ एक्शन हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। नेक्स्ट में हमारा एक 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, वो है डिफाइन COPD एंड राइट नेम ऑफ ड्रग यूज्ड इन COPD। COPD सिंपली फुल फॉर्म हम लिखते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। क्रॉनिक यानी कि कोई भी डिसीज़ अगर हमको लंबे टाइम से होती है ना, 2 साल से 4 साल से 5 साल से, उसको हम क्रॉनिक वर्ड यूज़ कर देते हैं बायोलॉजी के अंदर। तो क्रॉनिक बोले तो लंबे समय से, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है ब्लॉकेज या बोले तो रेजिस्टेंस या बीच में आदत बनना यानी कि रुक जाना। एंड पल्मोनरी बोले तो रिलेटेड टू लंग्स, यानी कि जब हमारे लंग्स में कुछ प्रॉब्लम आती है बोले तो उसके पासेज जो होता है ऑक्सीजन के आने जाने में कुछ चीज़ रुकावट बनती है लंबे टाइम से, तो उसी बीमारी को हम बोलते हैं COPD। तो COPD बेसिकली एक सिंगल बीमारी नहीं होती, कॉम्बिनेशन होता है, तो कई बीमारी का ग्रुप होता है। तो सिंपली लिखा है कि COPD इज ए ग्रुप ऑफ लंग डिसीज डेट ब्लॉक्स एयर फ्लो एंड मेक डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, जो कि सांस लेने में दिक्कत पैदा करती है। इसके अंदर मोस्टली 2 कंडीशंस होती है, मतलब 2 बीमारियां होती हैं। एक है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक का मतलब वही लंबे समय से, एंड ब्रोंकाइटिस, देखिए जहाँ भी आइटिस ये सफिक्स जुड़ जाता है ना, आंख मीच के आप समझ लो कि वो हमारी वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रही है। जैसे कि अगर हेपेटाइटिस है यानी कि लिवर की इन्फ्लामेशन, अगर ब्रोंकाइटिस है यानी कि ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे ब्रोंकाइल्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है लंबे टाइम से, तो उसका भी वो भी एक रीज़न होता है COPD का। एंड इसके अलावा एम्फाइसेमा हम बोलते हैं डैमेज इन एल्ब्यूलाई यानी कि मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे जो हमारी लास्ट में जो जुड़े पड़े हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 हमारी एक्सचेंज होती है मेनली वहीं पे, अगर वही डैमेज हो जाए तो पूरी तरीके से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ही ब्लॉक हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं दोनों केसेस में COPD। क्लियर हो गया? बाकी मेडिसिन के नेम आप जरूर से ध्यान रखना, वही जो हमने अभी अस्थमा में यूज़ की थी, साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालाइन, थियोफाइलिन, एंटीबायोटिक्स वगैरह कुछ, मोन्टेलिकास्ट वगैरह, वही सेम COPD में ही यूज़ होंगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए वो है राइट डिफरेंस या बोले तो डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसिव। आपने ये ना जरूर से फर्स्ट सेम में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सपेक्टोरेंट पढ़े होंगे, यानी कि ऐसी दवाइयाँ जो हमारे म्यूकस जो बनता है बोले तो जो हमारा वल्गम जो बनता है गले में उसको बाहर निकालती हैं और जो गीली खांसी होती है उसको ठीक करती हैं, वो हमारी एक्सपेक्टोरेंट कही जाती हैं। सिंपली डेफिनेशन आप पढ़ लेना, बाकी मैं बार बार बताऊँगा ना तो टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पर लग जाएगा। बाकी ध्यान रखना ये वेट कफ जो होती है उसको ठीक करती है, गीली खांसी को। आपने कोई भी वेट कफ की सिरप उठाना, उसमें आप देखना ये जो सॉल्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं मेडिसिन के नेम, गुआफेनाजिन, अमोनियम क्लोराइड, एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमहेक्सिन, ये आपको जरूर वहाँ पे नजर आएंगे। तो आपने बेसिकली जैसे मेडिसिन के बारे में पढ़ते हो ना, प्रैक्टिकली भी आप अपने आसपास की मेडिसिन को उठा करके देखा करो कि क्या ये चीज़ सच में मेडिसिन में है, या जैसे कि अभी मैंने सिरप की बात करी कि ये सिरप के अंदर ये वाले सॉल्ट होंगे, तो आप चेक जरूर करना अगर आपके आसपास कोई सिरप का यूज़ कर रहा हो। बात करते हैं एंटीटसिव, ये जो ना सूखी खांसी को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती हैं। एंटी बोले तो अपोज करना, टसी बोले तो कफ, यानी कि ऐसी ड्रग जो कफ को सप्रेस करती हैं या जो हमारे कफ सेंटर जो होते हैं CNS में उसको सप्रेस करके काम करती हैं, वो हमारे एंटीटसिव कही जाती हैं। तो ये सूखी खांसी को ही ठीक करने में यूज़ होती हैं। एग्जाम्पल इसके डेक्स्ट्रोमिथोर्फन है एंड कोडीन है। तो जो हमारी सूखी खांसी की दवाई होगी ना सिरप, उसमें डेक्स्ट्रोमिथोर्फन साल्ट जरूर वहाँ पे प्रेजेंट होगा। क्लियर होगी आपको? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है डिफाइन नेजल डिकोंगेस्टेंट विद एग्जांपल। नेजल का मतलब होता है नोज एंड डी का मतलब होता है डिटैचमेंट या बोल तो रिमूव करना, एंड कंगेस्टेंट का मतलब होता है कंजेस्टन या बोल तो ब्लॉकेज। तो सिंपली जो हमारी नाक बंद हो जाती है ना कॉमन कोल्ड में या रात में या सर्दियों में, कि जो हमारी नाक बंद होने से सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसी ब्लॉकेज को या कंजेशन को ठीक करने के लिए कुछ हम स्प्रेज वगैरह कुछ नज़ल ड्रॉप का यूज़ करते हैं, तो वही हमारे नज़ल डिकोंगेस्टेंट कहे जाते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ लेना। बाकी एग्जाम्पल इसके ऑक्सीमेटाजोलिन है, जाइलोमेटाजोलिन है, नेफाजोलिन है, ये हमारी नज़ल स्प्रे हैं। कुछ को हम ओरली भी लेते हैं, एग्जाम्पल इसके एफेड्रिन है, स्यूडोएफेड्रिन है एंड फिनाइलएफ्रिन है।
तो ये इस कैटेगरी के ड्रग है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखिए वो है डिफाइन रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट विद एग्जांपल। तो यहाँ पे देखिए अभी जो हम कवर कर रहे हैं ना, बेसिकली सभी जो यहाँ पे टॉपिक्स दे रखे हैं ना, उनका हम बेस समझ रहे हैं। मतलब अगर टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ना, छोड़ करके आपने आना ही नहीं है, आपको उसकी नॉलेज होनी ही चाहिए कि आखिर ये टॉपिक कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। रेस्पिरेटरी बोले तो रेस्पिरेशन, स्टिमुलेंट बोले तो ऐसे एजेंट जो हमारे रेस्पिरेशन को एक्साइट करेंगे, इंक्रीज करेंगे। सपोज अगर कोई इंसान बेहोश हुआ है, उसको सांस नहीं आ रही, बोले तो आ भी रही है तो बहुत ही कम आ रही है, तो हम अगर ऐसी मेडिसिन दे दें कि जिससे एक साथ सांस आने लग जाए, तो हमारे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट कहे जाएंगे। ये जो है ना एमरजेंसी में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपली लिखा है कि दो ड्रग विच आर गिवन टू स्टिमुलेट CNS एंड फर्दर स्टिमुलेट रेस्पिरेशन। ये जो ना CNS पे काम करती हैं और CNS को स्टिमुलेट करेंगी और फर्दर रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करेंगी। तो इनको हम एनालिप्टिक्स बोलते हैं और ये रेस्पिरेटरी फेलियर के दौरान दी जाती हैं। क्लियर हो गया आपका। एग्जांपल इसके डॉक्साप्राम आप जरूर से ध्यान रख लेना, एंड कैफीन का भी हम यूज़ करते हैं। और इसके बाद देखिए बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन देखिए वो है क्लासिफाई एंटी अल्सर ड्रग एंड गिव द मोड ऑफ एक्शन यूजेस एंड ADR ऑफ प्रोटोन पंप इनहिबिटर की PPI। तो यहाँ पे समझते हैं एंटी अल्सर का मतलब एंटी मीन्स अपोज करना, अल्सर मीन्स GIT में जो सोर हो जाते हैं, कुछ छाले जो पड़ जाते हैं। GIT बोले तो आपका स्टोमक से लेकर इंटेस्टाइन तक पूरा, कि सपोज मैं इस तरीके से ड्राइंग खास नहीं है लेकिन आपको समझा दूँ, ये हमारा स्टोमक है। तो यहाँ पे कुछ हमारे ये अगर छाले वगैरह हो जाए, अल्सर बन जाए, तो उन्हीं को हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। तो ये जो पेप्टिक अल्सर जो एसिडिटी की वजह से बने हैं, जब ज़्यादा एसिड हो जाता है, गैस्ट्रिक एसिड, तो उन्हीं को ठीक करने में जो मेडिसिन यूज़ होंगी ना, वो हमारी एंटी अल्सर ड्रग कही जाएंगी। क्लियर हो गया। वही आपने क्लासीफाई करनी है, तो उनको क्लासिफिकेशन थोड़ा लंबा है, तो आप सिंपली समझो कि सबसे पहले जो क्लास है इसकी कैटेगरी है वो है गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन इनहिबिटर। यानी कि ऐसी ड्रग जो हमारा एसिड जो बनता है हमारे स्टोमक में, ये उसी को ही नहीं बनने देंगी, वो डायरेक्टली एसिड को ही रोक देंगी। तो इसके अंदर जो हमारी ड्रग है वो सिंपली यहाँ पे दे रखी हैं। 4 टाइप्स की ड्रग ऐसे काम करती हैं जो एसिड को रोक देती हैं। तो पहला है H2 एंटीहिस्टामिन। आप 5th सेम को अच्छे तरह से पढ़ के आए होंगे, वहाँ पे आपने H2 एंटीहिस्टामिन ड्रग पढ़ी होंगी, जिसके सिमेटिडिन, रनेटिडिन, फेमोटिडिन, वो हमारे एसिडिटी को ही कंट्रोल करती हैं, यानी कि एसिड को नहीं बनने देती हैं। ठीक है। दूसरा अपने एंटी कोलिनर्जिक कहने का मतलब है जो हमारे जो कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स हैं, मस्करेनिक और निकोटिनिक जो रिसेप्टर हमारे स्टोमक में होते हैं, ये उनको ब्लॉक करके अपना काम करते हैं, जैसे कि प्रोपेनथेलिन है एंड पाइरेनजेपाइन है एंड ऑक्सीफेनोनियम है। तो ये जो है इस कैटेगरी की ड्रग है। इसके अलावा प्रोटोन पंप इनहिबिटर, जिसको हम डिस्कस करेंगे PPI, यानी कि जो प्रोटोन पंप को इनहिबिट करके काम करती हैं, मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं आजकल ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, लैंसोप्राजोल, एस्मोप्राजोल, बहुत सी जिसमें प्रोजल जुड़ा होता है, वो इस कैटेगरी की हैं। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। एनालॉग का मतलब है कि जो ऐसी ही स्ट्रक्चर रखती हैं जिसकी प्रोस्टाग्लैंडिन की स्ट्रक्चर होती है, वो हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग ड्रग कही जाती हैं। तो ये भी ना कहीं गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को ही रोकते हैं। एग्जाम्पल इसकी मिसोप्रोस्टिल है, एनप्रोस्टिल है। तो क्लियर हो गया। आपने अभी एक ही कैटेगरी देखी है एंटी अल्सर ड्रग की, जो कि डायरेक्टली एसिड को ही रोक रही है। अब सेकंड है ऐसी ड्रग जो कि अगर हमारी बॉडी में एसिड बन चुका है, अब बनने के बाद में उसका क्या सोल्यूशन है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंटा एसिड। आपने इनू वगैरह देखा होगा, जब हमारे पेट में स्टोमक में एसिडिटी हो जाती है, हम इनू का यूज़ करते हैं। वो बेसिकली एक सॉल्ट होता है, मतलब बेस होता है वो, जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। मतलब सॉल्ट नहीं होता, मतलब वो बेस होता है और सॉल्ट वो बनाता है एसिड के साथ में मिल करके। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टेमिक एंड नॉन सिस्टेमिक। सिस्टेमिक कहने का मतलब है जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, यानी कि ब्लड के थ्रू जाता है, यानी कि ओरली अगर आप उसको लोगे तो अगर वो ब्लड में जा रहा है तो उसको हम सिस्टेमिक बोलेंगे। अगर वो डायरेक्टली आप इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं तब भी आप उसको सिस्टेमिक बोलेंगे। दूसरा नॉन सिस्टेमिक, जो स्टोमक तक ही रहता है, वो ब्लड में नहीं जाता, तो वो नॉन सिस्टेमिक कहे जाते हैं। एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, सिस्टेमिक के अंदर है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट। इसके अंदर हमारे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। तो 2 कैटेगरी आपको समझ आ गई। तीसरी कैटेगरी हमारी ऐसी है कि सपोज करो कि यहाँ पे जो हमारे अल्सर है, यानी कि एसिडिटी भी हो गई है, एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और हमारे अल्सर अब बन चुके हैं। मतलब कंडीशन समझो कि पहले अल्सर नहीं बने थे, अब हमारे अल्सर बन चुके हैं, अब इनमें बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। तो क्या हो कि इस अल्सर को ही हम कवर कर दें किसी मेडिसिन से, इसके ऊपर कवरिंग करते हैं, तो ऐसी मेडिसिन हमारी कही जाएंगी अल्सर प्रोटेक्टिव, यानी कि जो अल्सर को ही कवर कर देती हैं। तो एग्जाम्पल इसके सुक्रालफेट है, कोलोइडियल बिस्मथ सबसिट्रेट है, वो इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। एक और लास्ट में कैटेगरी वो है एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, जो इस बैक्टीरिया को ब्लॉक करके या तो किल करके जो मेडिसिन काम करते हैं, वो इस कैटेगरी में आती हैं। अब इस हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया का कसूर क्या है, क्यों इसको हम किल करते हैं, तो ये हमारे स्टोमक में नहीं, ये हमारे इंटेस्टाइन के आसपास ही पाया जाता है और इसकी वजह से हमारी बॉडी में स्टोमक में अल्सर हो जाते हैं। तो वही जो अल्सर हुए हैं इसकी वजह से हुए हैं, तो क्या करें कि अगर हम एंटीबायोटिक दे दें और इसको ही किल कर दें, तो अल्सर भी हमारे ठीक हो जाएंगे कुछ टाइम बाद में।
तो यही हम एग्जाम्पल इसके एमोक्सिसिलिन है, टेनिडाजोल है, मेट्रोनिडाजोल है, तो ये इस कैटेगरी की ड्रग है। तो क्लियर हो गई, ये 5 कैटेगरी आपने देखी है हमारी एंटी अल्सर ड्रग कही जाती हैं। आपको इनका मोड ऑफ एक्शन आई होप सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमने डिटेल में देखना है वो है पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ऐसी ड्रग जो कि हमारे जो पैराइटल जो सेल होती हैं, पैराइटल सेल यानी कि स्टोमक के अंदर सेल होती हैं पैराइटल नाम से, तो वहाँ पे प्रोटॉन पंप होता है, तो ये प्रोटॉन पंप को ही इनहिबिट करके काम करती हैं। अभी प्रोटॉन पंप दिखता कैसे है, देखिए सिंपली समझे तो यहाँ पे ना एक पैराइटल सेल का एक रिव्यू है, मतलब वो पैराइटल सेल कुछ इस तरीके से होती है, उसमें इस तरीके से चैनल्स वगैरह होते हैं। यहाँ पे एक होता है प्रोटॉन पंप, यहाँ पे पोटेशियम चैनल होता है, इधर क्लोराइड चैनल होता है। तो प्रोटॉन पंप के थ्रू क्या होता है, यहाँ से H+ आयन के प्रोटॉन यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट करता है, तो इसके थ्रू H+ आयन्स जो है ल्यूमेन यानी कि स्टोमक वाले एरिया में जाते हैं, और यहाँ से दूसरे चैनल के थ्रू Cl- उधर यानी कि ल्यूमेन वाले एरिया में जाते हैं। तो ये दोनों कंबाइन होकर के H+ और Cl- HCl को बनाते हैं। क्या हो कि हम H को यानी कि H+ आयंस को इधर ही नहीं जाने दें, ल्यूमेन में नहीं जाने दें, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर दें, तो वो हमारा एसिडिटी को कंट्रोल करेगा, एसिड को नहीं बनने देगा। तो यहाँ पे यही जो ड्रग है हमारी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर सिंपली यही करती हैं, जो हमारा प्रोटॉन पंप होता है पैराइटल सेल में उसको ब्लॉक कर देंगी और हमारा एसिड नहीं बनेगा। क्लियर हो गया। तो ये जो है इस तरीके से काम करती है। बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक, यानी कि सिंपली आपने लिखना होता है कि मेडिसिन को कैसे लेना है, कहाँ वो मेटाबलाइज होती है, कैसे वो बॉडी से बाहर निकलती है, कितना एक्शन रहेगा। तो इसको ना हम ओरली लेते हैं, अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब भी हो जाती है, और इसका जो असर है 2 से 4 घंटे में आपको नज़र आएगा। एंड ड्यूरेशन ऑफ जो एक्शन जो होता है, कितने टाइम तक इसका असर रहेगा, वो 24 घंटे तक रहेगा, और ये मेटाबलाइज होती है लिवर के द्वारा, और इसको हम यूरिन के थ्रू, किडनी के थ्रू बाहर फेंक देते हैं, मतलब बॉडी फेंक देती है। तो यह है फार्माकोकाइनेटिक। बात करते हैं यूज़, तो ये एसिडिटी को ठीक करती है, और जीआईटी में जो अल्सर हो जाते हैं उनको ठीक करती है। एंड एक सिंड्रोम होता है जोलिंजर एलिसन, जो कि मतलब अल्सर की वजह से ही सिंड्रोम हो जाता है, ये उसको भी रोकता है। एंड इसके अलावा ईसोफेगल रिफ्लेक्स, जो आपकी ईसोफेगस होती है, गले की जो नली होती है, ये वापस से जब एसिड रिफ्लेक्स करता है, आपको खट्टी डकारें आती हैं, तो ये उसको भी ठीक करता है। लास्ट में इसके कुछ ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन लिखनी होंगी, जो कि कुछ साइड इफेक्ट आप बोल सकते हैं, जैसे कि आपको एब्डोमिनल पेन देखा जा सकता है पेशेंट में, डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, सिंपली बातें आपने लिखनी होती हैं। तो यहाँ पे आपको आई होप ये जो टॉपिक है सारे कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे, और शॉर्ट क्वेश्चन है वो है गिव एग्जांपल ऑफ ड्रग यूज्ड इन कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, एंड डायरिया को सिंपली बोले तो यानी कि दस्त। तो ये जो है ना आपको नॉर्मली भी पता होनी चाहिए कि अगर हमको ये प्रॉब्लम हो जाती है तो घर में हम कौन सी मेडिसिन दें। तो सिंपली कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होता क्या है कि जो स्टूल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, और आप फ्रेश होना चाहते हैं, लेकिन चाहने के बावजूद भी आप फ्रेश नहीं हो पाते, बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूल को बाहर निकलने में, वही कंडीशन कॉन्स्टिपेशन कही जाती है। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, बाकी आप पढ़ लेना, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल की बात करें, जो कि अपने ड्रग के एग्जाम्पल जरूर से ध्यान रखने हैं। एक है लिक्विड पैराफिन, मतलब बहुत चिकने होते हैं लिक्विड पैराफिन, तो वो जो हमारा स्टूल है उसको थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं। एंड इसके अलावा विस्कोडिल नाम से आती है, जिसको हम लैक्सेटिव बोलते हैं, तो वो भी यूज़ की जाती है। इसके अलावा कुछ हमारे डाइटरी फाइबर जैसे कि इसबगोल, व्हीट ब्रान वगैरह, इनका हम यूज़ करते हैं। ये हमारी कॉन्स्टिपेशन की दवाई है। बात करते हैं जो हमारा डायरिया यानी कि जो हमारा स्टूल जो है यानी कि लूज मोशन जो है, बहुत पतला जब हमारा स्टूल हो जाता है, उसको हम डायरिया बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें जो ड्रग यूज़ की जाती हैं, लोपेरामाइड, जो कि एक हरी गोली आती है, हरी के मतलब पत्ते में आती है, बहुत ही छोटी सी, उसको हम लोपेरामाइड बहुत कॉमनली आपने यूज़ भी की होगी। इसके अलावा सेकंड हमारी ड्रग जो कि कॉम्बिनेशन में दी जाती है वो है डाइफिनॉक्सिलेट, एट्रोपिन कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं दोनों, एंड बिस्मथ सबसैलिसिलेट एंड कोडीन है। तो ये हमारी एंटी डायरियल ड्रग है, तो शॉर्ट में पूछ सकता है। बाकी लास्ट में इस यूनिट से एक और क्वेश्चन बनता है, वो है क्लासिफाई एंटी इमेटिक ड्रग एंड गिव मोड ऑफ एक्शन यूजेस ऑफ ओंडासेट्रॉन। अगर आप थोड़ी भी मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं तो ओंडासेट्रॉन का यूज़ आपको पता होगा, यानी कि जो वोमिटिंग, आपको उल्टी जो होती है ना, उनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। तो सिंपली यहाँ पे एंटी इमेटिक कहने का मतलब है एंटी बोले तो अपोज करना, इमेटिक बोले तो वोमिटिंग, यानी कि ऐसे ड्रग जो वोमिटिंग को ही कंट्रोल करती हैं, वोमिटिंग को रोक देती हैं, वो हमारी एंटी इमेटिक ड्रग कही जाएंगी। उनका क्लासिफिकेशन आपने करना होगा। तो यहाँ पे 5 क्लासेस हैं, सिंपली उनके नेम आपने ध्यान रखने हैं, और उनका थोड़ा सा मोड ऑफ एक्शन एक ही का पूछा जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ओंडासेट्रॉन का यहाँ पे मैंने बताना है। तो यहाँ पे 5 कैटेगरी है। पहली है एंटी कोलिनर्जिक। एंटी कोलिनर्जिक कहने का मतलब है जो हमारा कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स होते हैं, मस्करेनिक, निकोटिनिक वगैरह, उनको ब्लॉक करके काम करेंगे, जैसे कि हायोसिन है, डाइसाइक्लोमाइन है, इस कैटेगरी की ड्रग है। दूसरी H1 एंटीहिस्टामिन, जो H1 जो रिसेप्टर्स होते हैं हिस्टामिनिक वाले, ये उनको ब्लॉक करके काम करेंगे, जैसे कि साइक्लाइजिन है, प्रोमेथाजिन है, मिक्लाइजिन है। नेक्स्ट हमारी प्रोकाइनेटिक, वो भी हमारी एंटी इमेटिक ड्रग ही होती है। उसमें आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक वो है डोमपेरिडोन, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है मार्केट में, एक है मेटोक्लोप्रामाइड एंड एक है सिसाप्राइड। तो ये जो है प्रोकाइनेटिक्स होती हैं। इसके अलावा न्यूरोलैप्टिक्स है हमारी ड्रग, जैसे कि क्लोप्रोमाजीन है, हेलोपेरिडोल है, प्रोक्लोरपेराजीन है।
तो ये न्यूरोलेप्टिक्स होती हैं, ये भी इसी कैटेगरी की हैं। लास्ट में जो कि अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने कवर करना है वो 5-HT3 एंटागोनिस्ट, ये सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं, जो सेरोटोनिन को ब्लॉक करके या उसको एंटागोनाइज करके काम करते हैं, जिसके ओंडासैट्रोन है, ग्रेनिसैट्रोन है, डोलसैट्रोन है। मोस्ट कॉमनली जो मार्केट में यूज़ होती है ना उल्टी को ठीक करने के लिए दवाइयाँ, एक है ओंडासैट्रोन और एक है डोमपेरिडोन। अगर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर ओंडासैट्रोन नहीं आता है तो आप अपनी मर्जी से डोमपेरिडोन के बारे में भी जरूर से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी मैं और भी क्वेश्चन में सजेस्ट करता रहूँगी कि कहाँ पे इस क्वेश्चन को आपने कितना आगे इन्हांस करना है। बाकी इसका मोड ऑफ एक्शन देखिए बहुत ही सिंपल है, जिसकी 5-HT3 ये एंटागोनिस्ट होता है, इनके सेरोटोनिन को ब्लॉक करके काम करता है। तो लिखा है कि ओंडासैट्रोन इज सेरोटोनिन, ये बोलते 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग एक्शन ऑफ सेरोटोनिन। जो सेरोटोनिन जो हार्मोन जब आपके स्टमक में रिलीज हो जाता है ज़्यादा, तो उसकी वजह से ही वॉमिटिंग आती है। या तो उसको एंटागोनाइज कर दो या उसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दो, तो हमारा जो वॉमिटिंग हो रही है वो जो है कंट्रोल हो जाएगी। तो ये है उसका मोड ऑफ एक्शन। बात करते हैं यूज़ की, तो ओंडासैट्रोन वही वॉमिटिंग और नोजिया को ठीक करने में यूज़ होता है। इसके अलावा जो हम कुछ मेडिसिन लेते हैं, आपने देखा होगा ना मेडिसिन के साथ में ओंडासैट्रोन को हम कॉम्बिनेशन में जरूर दे देते हैं, कि कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं कि उनकी वजह से आपको वॉमिटिंग हो सकती है, तो उसी वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए भी इसका हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ से फटाफट से आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। हमने यूनिट 1 को कवर कर लिया है। सेकंड हमारी कीमोथेरेपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये यूनिट होने वाली है। ये समझ में नहीं आए ना तो यूनिट 3 भी बहुत मुश्किल से ही समझ में आएगी, और यूनिट 4 में भी फिर आगे दिक्कत होगी। तो समझते हैं कि आखिर कीमोथेरेपी क्या होती है। बहुत ही सिंपल है समझने के लिए, देखिए वर्ड को हमने ब्रेक ही करना है। कीमो प्लस थेरेपी, कीमो का मतलब होता है केमिकल एंड थेरेपी का मतलब होता है एक तरीके का मेथड, कि आप कैसे ट्रीट कर रहे हो किसी भी चीज़ को, मतलब कौन सी थेरेपी का आप यूज़ कर रहे हो। यानी कि अगर आप केमिकल्स की मदद से जो हमारी इन्फेक्शियस डिसीज़ होती हैं, जो वायरस बैक्टीरिया फंगस की वजह से जो डिसीज़ होती है, अगर उनको आप किसी केमिकल की मदद से ट्रीट कर दे रहे हैं, तो वो जो थेरेपी कही जाएगी वो हमारी कीमोथेरेपी कही जाएगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे सिंपली डेफिनेशन लिखी है कि कीमोथेरेपी इज द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज एंड कैंसर बाय केमिकल्स विद मिनिमल डैमेज टू होस्ट। यानी कि जो हमारी बॉडी है ना, होस्ट सेल, या हमारी बॉडी को हम होस्ट बोलते हैं, तो उसको कम से कम डैमेज हो, बैक्टीरिया वायरस फंगस उनको ज़्यादा डैमेज हो, तो उस थेरेपी का हम यूज़ करते हैं, तो वही हमारी कीमोथेरेपी कही जाती है, जो कि मोस्टली आजकल हम यूज़ ही कर रहे हैं। तो इसके बारे में पढ़ना, ये समझो फार्मेसी में बहुत इंपॉर्टेंट ये फेज़ है आपका, और आपको ये मार्केट में या तो जनरल नॉलेज के पर्पज़ से भी आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए वो है क्लासीफाई सल्फोनामाइड्स एंड गिव मोड ऑफ एक्शन यूजेस एंड एडीआर ऑफ कोट्रीमोक्साजोल। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहला टॉपिक हमारा यही है कि सल्फोनामाइड ये हमारी एक एंटीबायोटिक है, ऐसा ही कोट्रीमोक्साजोल भी हमारी एक एंटीबायोटिक है। तो इसके बारे में सिंपली अलग ही कैटेगरी की है ना, तो सिंपली अलग दे रखा है। बाकी एंटीबायोटिक्स की देखिए कैटेगरी यहाँ से सबकी स्टार्ट होती है। तो सल्फोनामाइड और कोट्रीमोक्साजोल हमारी ना ये सिंथेटिक एंटीबायोटिक होती हैं, हम लैब में ही इनको बनाते हैं। तो देखिए सल्फोनामाइड का अपने क्लासिफिकेशन बताना है, कोट्रीमोक्साजोल का मोड ऑफ एक्शन एंड एडीआर वगैरह यूज़ वगैरह बताने हैं। तो सल्फोनामाइड ये हमारी सिंथेटिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं, इनको हम लैब में ही बनाते हैं। और इनकी एक बात आपने ज़रूर से फीड कर लेनी है दिमाग में कि इनकी स्ट्रक्चर ऐसे ही होती है जैसे कि पावा की होती है। अभी पावा क्या है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, यानी कि एक आप ऐसे मान सकते हैं रॉ मटेरियल होता है जो कि डीएनए के बनाने में कभी ना कभी यूज़ होगा। मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा कि कहाँ यूज़ होगा, मतलब एक रिएक्शन के दौरान ये यूज़ होता है। तो पावा की जैसे ही सल्फोनामाइड की स्ट्रक्चर होती है, सिंपल समझ में आ गया। दूसरे 2 पॉइंट और ध्यान रखने हैं कि सल्फोनामाइड जो है हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। ब्रॉड का मतलब बहुत लंबा, मतलब बहुत बड़ा उसकी रेंज होगी, मतलब वो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियाज को किल करेगा। एंड सल्फोनामाइड बैक्टीरियोस्टैटिक भी होता है। स्टैटिक कहने का मतलब होता है यानी कि स्थिर कर देना, किसी चीज़ को एक जगह पर रोक देना। मतलब ये बैक्टीरिया को पूरी तरीके से किल नहीं करेगा, बल्कि उसकी ग्रोथ को एक ही जगह रोक देगा। अगर 10 बैक्टीरिया है तो 10 ही बने रहेंगे, बाकी बाद में वही हमारा इम्यून सिस्टम इसको मतलब कि किल कर देगा, मतलब उनकी ग्रोथ को ये इंक्रीज नहीं होने देगा। तो ये हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक। एंड क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे 3 टाइप्स के होते हैं सल्फोनामाइड। एक है शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट मतलब जिनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ही कम टाइम के लिए होगा लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। एग्जाम्पल इसके सल्फाडाइजीन है, सल्फाडाइमिडीन है, सल्फासेटामाइड है, तो इनके एग्जाम्पल आप जरूर से ध्यान रखना। सेकंड हमारी इंटरमीडिएट एक्टिंग, यानी कि जिनका एक्शन ना तो बहुत ही ज़्यादा लंबा बड़ा होगा, मतलब बहुत देर तक रहेगा, ना ही बहुत कम रहेगा। तो एग्जाम्पल इसके सल्फामिथोक्साजोल है। लॉन्ग एक्टिंग जिनका एक्शन बहुत लंबे टाइम तक रहेगा, जैसे सल्फाडॉक्सिन है एंड सल्फामिथॉक्सीपाइराजीन है। क्लियर होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपली आप एग्जाम्पल जरूर से ध्यान रखना। बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जोड़ा पड़ा है कि जो हमारा कोट्रीमोक्साजोल है ना, उसके आपने यूज़, एडीआर और मोड ऑफ एक्शन बताना है। अभी कोट्रीमोक्साजोल क्या है, ये कोट्रीमोक्साजोल है ना वो 2 एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन है।
एक है ट्राईमीथोप्रिम जो कि एक अलग ही है, एंड एक है सल्फामीथोक्साजोल, सेम यही सल्फामीथोक्साजोल जो अभी आपने सल्फोनामाइड में पढ़ी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 क्यों लिख रखा है और यहाँ पे 1 क्यों लिख रखा है। इसका मतलब है कि अगर हम सल्फोनामाइड के 5 पार्ट लें और सल्फामीथोक्साजोल के 5 पार्ट लें और ट्राईमीथोप्रिम के अगर 1 पार्ट लें तो उसके कॉम्बिनेशन से जो हमारी मेडिसिन बनेगी ना वो हमारी क्वाट्रीमोक्साजोल होगी, मतलब 1:5 का रेशियो यहाँ पे होने वाला है। सपोज करो कि अगर आपने 120 MB की MB नहीं MG की अगर आपने मेडिसिन बनानी है तो 100 mg आप सल्फामीथोक्साजोल ले लो और 20 mg आप ट्राईमीथोप्रिम ले लो। तो इसके कॉम्बिनेशन से जो हमारी मेडिसिन बनेगी ना वो काफ़ी इफेक्टिव होगी, क्योंकि यहाँ पे हम 2 एंटीबायोटिक का यूज़ कर रहे हैं। वो बैक्टीरियासिडल हो जाएगी। बैक्टीरियासिडल कहने का मतलब पूरे तरीके से बैक्टीरिया को किल ही कर देगी। तो हमारा क्वाट्रीमोक्साजोल होता है। तो सिंपली लिखा है कि अलोन एक्ट एज बैक्टीरियोस्टैटिक बट इन कॉम्बिनेशन एक्ट एज बैक्टीरियासिडल। सल्फामीथोक्साजोल को आप अलोन लोगे, अकेले लोगे तो बैक्टीरिया को पूरी तरीके से किल नहीं करेगा। ऐसे ट्राईमीथोप्रिम पूरी तरीके से बैक्टीरिया को किल नहीं करेगा सिंगल, लेकिन कॉम्बिनेशन में लोगे तो काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं क्वाट्रीमोक्साजोल। क्लियर हो गया। बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन की, कैसे काम करेगा। तो इसका काम करने का तरीका ये है कि फोलिक एसिड को नहीं बनने देता है। अब मेन मुद्दा स्टार्ट होता है कि आखिर ये फोलिक एसिड क्या है, कि क्या इसको हम ब्लॉक कर रहे हैं। तो देखिए हमारा जो बैक्टीरिया है ना वो एक जीव ही है, उसके भी अंदर DNA या RNA वगैरह होता है, या वो भी प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, उसका भी एक अपनी लाइफ होती है। क्या हो कि जो हमारे जो DNA जो बनते हैं अगर हम उनको ही नहीं बनने दें, है ना, मतलब DNA का रेप्लिकेशन नहीं होने दें, एक सेल से दूसरी सेल ही नहीं बनने दें, तो उसको रोकने के लिए ना हमने फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकना होगा। मतलब फोलिक एसिड को आप ऐसे मान सकते हैं कि एक रॉ मटेरियल होता है DNA को बनाने के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए। तो फोलिक एसिड को ही ये बनने नहीं देते हैं, और जैसे ही वो नहीं बनेगा तो DNA का रेप्लिकेशन नहीं होगा और हमारी प्रोटीन वगैरह भी नहीं बनेगी। तो देखिए पहले आपने ये समझना हो कि आखिर ये जो हमारा फोलिक एसिड है वो बनता कैसे है, तभी तो बीच में आपने मेडिसिन को डालना हो कि ये यहाँ स्टेप को ब्लॉक करके अपना काम करेगी। तो अभी आप इन जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखी हैं चीज़ें, इन पे आप फोकस मत करो। अब सिंपली समझो कि 2 आपके रॉ मटेरियल होंगे, एक होगा टेरिडिन प्रिकर्सर, एक होगा पाबा। ध्यान आया पाबा, अभी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊँगा कि कहीं ना कहीं DNA के बनाने में यूज़ होगा। तो पाबा यानी कि पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, तो ये स्टार्टिंग में 2 रिएक्टेंट होते हैं जो दोनों रिएक्ट करके डाईहाइड्रोटेरियोड सिंथेज, इस एंजाइम की प्रेजेंस में डाईहाइड्रोफोलिक एसिड ये बनाते हैं। जैसे ही डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है उसका होता है रिडक्शन, किसकी प्रेजेंस में, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। सिंपली जो ये आपका डाईहाइड्रोफोलिक है ना उसका फोलेट भी बोल सकते हैं। तो उसके रिडक्शन में जो एंजाइम यूज होगा उसको हम रिडक्टेज बोलेंगे। तो सेकंड एंजाइम ये जो है इसको कन्वर्ट कर देता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में। अब यही जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है उससे बनता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड काफ़ी नेसेसरी होता है, प्रोटीन उसी से बनती है। इसी से हमारा बनता है प्यूरिन पायरिमिडिन, आपने पढ़े होंगे, DNA के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, तो DNA भी इससे बनता है। थाइमिडीन भी कहीं ना कहीं वहीं यूज़ होता है। तो अभी आपने क्या देखा कि ये स्टार्टिंग कहाँ से हो रही थी, हमारी टेरिडिन प्रिकर्सर से और पावा से, और क्या बन रहा है हमारा फोलिक एसिड। तो अभी हम इसी की तो बात कर रहे थे कि ये जो हमारी ड्रग है ना इसी फोलिक एसिड को ही नहीं बनने देती है, जो कि हमारे DNA और प्रोटीन वगैरह में यूज़ हो रहा है। तो हमारी मेडिसिन अब काम कहाँ पे करने वाली है। देखिए अभी हमने देखा कि यहाँ पे 2 सॉल्ट है, सल्फामीथोक्साजोल एंड ट्राईमीथोप्रिम। सल्फामीथोक्साजोल जो है ना वो ब्लॉक करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो है पाबा, यानी कि मैंने आपको बताया था कि सल्फोनामाइड जो है वो पाबा के जो है एनालॉग है, वो पाबा जैसे ही स्ट्रक्चर रखते हैं। तो ये सिंपली क्या है, पाबा को रिप्लेस करेगा, पाबा को कम्पीट करेगा और यहाँ पर रिएक्शन को रोक देगा, मतलब डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को बनने ही नहीं देगा। फर्स्ट काम हो गया इसका सल्फामीथोक्साजोल का। सेकंड एक और हमारी ड्रग इसमें जुड़ी हुई है ट्राईमीथोप्रिम। इसका काम जस्ट यहाँ पे नीचे होता है कि डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देती है, जिससे कि डाईहाइड्रोफोलिक एसिड टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में बनता ही नहीं है, तो कन्वर्ट ही नहीं होता। फर्दर हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड नहीं बनते, प्रोटीन नहीं बनती, प्यूरिन नहीं बनता, DNA नहीं बनता, मतलब बैक्टीरिया किल हो जाता है, तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। क्लियर होगी आपको, यह है इसका मोड ऑफ एक्शन। बात करते हैं इसका यूज़। तो ये जो है हमारा वही बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं उनको ठीक करता है, मलेरिया को भी ठीक करने में यूज़ होता है, GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उनको ठीक करता है, डायरिया के यूज़ में डायरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी यूज़ होता है। बात करते हैं ADR, नोज़िया वोमिटिंग, नॉर्मली आपने लिखने होते हैं, रेसेस, हेडेक, स्टोमेटाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ। जो आपका माउथ है ना उसके अंदर की जो लाइनिंग है, मतलब होठ के अंदर आप टच करोगे जो अंदर की लाइनिंग है उसको आप बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर वो इन्फ्लामेशन हो जाए, वो थोड़ी सूज जाए, उसमें दाने वगैरह निकल आए, उसको हम स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। तो इसका एक साइड इफेक्ट देखा जा सकता है
क्लियर हो गया। आई होप ये जो टॉपिक है ना आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है सल्फोनामाइड क्वाटरमॉक्सोजोल। बात करते हैं ना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो ये समझो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगा के आपने सुनना होगा, मतलब समझना होगा। क्वेश्चन का नाम है वो है क्लासीफाई एंटीबायोटिक्स एंड गिव देयर मोड ऑफ एक्शन विद एग्जांपल। आपने ना बेसिकली नॉर्मल पर्पस के लिए एज ए फार्मेसी स्टूडेंट पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक होती क्या है, वो कितने टाइप्स की होती है, वो कौन सी किस कैटेगरी में आती है। तो समझते हैं देखिए एंटीबायोटिक यहाँ पे पूरी हमारी सेकंड यूनिट में दे रखी है। यहाँ से स्टार्ट होती है एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, क्लोरामफेनिकोल, मैक्रोलाइड्स, क्विनोलॉन्स, फ्लोरोक्विनोलॉन्स, टेट्रासाइक्लिन, अमीनोग्लाइकोसाइड। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, अगर आपको ये कंफ्यूज लग रहा हो कि कैसे कैसे डिवाइड हुई पड़ी ना, आप इस क्लासिफिकेशन को समझना, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो समझते हैं कि आखिर एंटीबायोटिक क्या है। एंटी बोले तो अपोज करना, बायोटिक बोले तो लाइफ, यानी कि ऐसे ड्रग जो लाइफ के अगेंस्ट हो। अब ये इंसानों की लाइफ के अगेंस्ट नहीं बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे माइक्रोब्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट काम करती हैं। क्लियर हो गया। तो ऐसी ड्रग जो माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उनको किल करती हैं हमारी एंटीबायोटिक कही जाएंगी। तो सिंपली यहाँ पे वही लिखा हुआ है। एंड दे में भी सिंथेटिक या नेचुरली ऑब्टेन्ड, वो सिंथेसाइज भी की जा सकती हैं। फिलहाल बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, लैब में भी बनाई जाती हैं। पहले स्टार्टिंग दिनों में ये लैब में नहीं बनी थी, वो डायरेक्टली हमको दूसरे जो माइक्रोब्स जो होते थे, फंगस, बैक्टीरिया वगैरह, उन्हीं से मिली थी। ठीक है। एग्जाम्पल इसकी पेनिसिलिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। क्लियर होगी आपको। बात करते हैं क्लासिफिकेशन। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको ना 4 बेसिस पे क्लासीफाई किया है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे ही कंफ्यूज होते हैं कि आखिर क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन देखिए वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रेंज, यानी कि जो हमारी एंटीबायोटिक है ना उसकी रेंज कितनी होगी, मतलब वो कौन कौन से टाइप के बैक्टीरिया को किल करेगी, वो ग्राम पॉजिटिव को किल करेगी या दोनों को करेगी या किसी को भी नहीं कर पाएगी। तो मतलब एक तरह की रेंज पे जो डिपेंड क्लासिफिकेशन है वो इस कैटेगरी का होगा। सेकंड है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि आखिर हमारी जो एंटीबायोटिक वो कहाँ से मिलेगी, वो नेचुरल सोर्स हमें दूसरे बैक्टीरिया फंगस से ही मिलेगी या हम सिंथेसाइज करेंगे। तीसरा है कि मोड ऑफ एक्शन के बेसिस वो कैसे काम करने वाली है। एंड चौथा जो कि हमारा स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो सभी को हम देखते हैं बहुत ही सिंपल है। पहला कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम या रेंज, तो इसके बेसिस पे हमारी जो एंटीबायोटिक है वो 2 टाइप्स की होती हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड कहने का मतलब है कि जो जिसका स्पेक्ट्रम, जिसकी रेंज ज़्यादा होगी, ब्रॉड होगी, बड़ी होगी, मतलब जो पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को किल कर सकती हैं, वो हमारी इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। जैसे कि पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, अमीनोग्लाइकोसाइड है, क्लोरामफेनिकोल है। तो एग्जाम्पल जरूर से ध्यान रखना होगा, कन्फ्यूज़ नहीं होना कि कभी इसका एग्जाम्पल आप इसमें भी लिख दो। ठीक है। बाकी देखिए नैरो स्पेक्ट्रम, यानी कि जिनका जो स्पेक्ट्रम है, जिनकी जो रेंज है किल करने की, वो बहुत ही कम होती है, मतलब वो एक ही टाइप के बैक्टीरिया को किल कर पाएंगे, या तो ग्राम पॉजिटिव को ही किल कर लो या ग्राम नेगेटिव को ही किल कर लो, वो दोनों को किल नहीं कर सकती। एग्जाम्पल इसके एजिथ्रोमाइसिन है, क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड क्लिंडामाइसिन है। क्लियर हो गया। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टाइप वो है देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी कि कहाँ से ऑब्टेन होंगी हमारी एंटीबायोटिक। अगर वो नेचुरली किसी बैक्टीरिया से ही, किसी फंगस से मिल रही हैं, एग्जाम्पल इसकी पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, तो वो इस कैटेगरी में आएंगी। दूसरे सोर्स में ही मतलब सेमी सिंथेटिक, सेमी बोले तो मतलब वो पूरी तरीके से सिंथेसाइज नहीं है, वो जो नेचुरल जो ड्रग है ना उन्हीं में थोड़ा सा चेंज किया गया है लैब के अंदर, हमारी न्यू ड्रग बनाई गई है। जिसकी पेनिसिलिन में चेंज करके एमोक्सिसिलिन बनाई, स्ट्रेप्टोमाइसिन में चेंज करके एजिथ्रोमाइसिन बनाई और ऐसे फर्दर क्लैरिथ्रोमाइसिन बनाई। तो ये हमारी सेमी सिंथेटिक है। नेक्स्ट हमारी सिंथेटिक, यानी कि जिनको हम सिंथेसाइज ही करते हैं प्योर रूप से लैब के अंदर ही, जैसे क्लोरामफेनिकोल है, सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड अभी हमने देखी थी, अगर आपको याद है तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था हमारी सिंथेटिक ड्रग है। क्लियर हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है ना वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि हमारी मेडिसिन काम कैसे करेगी एंटीबायोटिक। तो देखिए जो हमारे जो बैक्टीरिया जो होते हैं उनको या तो किल कर दो या उनकी ग्रोथ को रोक दो। मतलब सपोज करो कि हमारी बॉडी में 10 बैक्टीरिया एंटर हो गए, फर्दर वो 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 70, 100 बहुत ज़्यादा वो होने वाले हैं। क्या हो कि कुछ मेडिसिन हमारी हैं कि वो 10 के 10 को ही बना के रखते हैं, मतलब उसको किल भी नहीं करेंगी पूरी तरीके से और 10 के 10 हमारे बैक्टीरिया वहाँ पे बने रहेंगे, तब भी हमारी इम्यूनिटी यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम ही उनको किल कर देगा, हमारी एंटीबॉडी ही उसको किल कर देंगी। एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका ये होता है कि जब बहुत ही ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं तो उनकी ग्रोथ को रोकना नहीं होता बल्कि डायरेक्टली किल ही करना होता है। तो यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे 2 टाइप्स की होती हैं। एक है बैक्टीरियोस्टैटिक। स्टैटिक जो वर्ड जहाँ भी जुड़ जाता है मतलब स्थिर हो जाना, रुक जाना या बोलते रोक देना। तो ऐसी दवाइयाँ, ऐसी एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल नहीं करेंगी पूरी तरीके से, बस उनकी ग्रोथ को रोक देंगी, तो हमारी यही कही जाएंगी बैक्टीरियोस्टैटिक। एग्जाम्पल इसकी हमारी टेट्रासाइक्लिन है, मैक्रोलाइड्स है, क्लोरामफेनिकोल एंड सल्फोनामाइड है। अभी आपको ना एग्जाम्पल जो ये ध्यान रखने हैं मैं अभी आपको समझा दूंगी कैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी देखिए बैक्टीरियोसिडल का मतलब होता है किल कर देना, मतलब पूरी तरीके से हमारे जो बैक्टीरिया जो हैं वो किल हो जाएंगे इन एंटीबायोटिक से, वो हमारे बैक्टीरियोसिडल कही जाएंगे। एग्जाम्पल इसकी बीटा लैक्टम है, उसमें आती है पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन वगैरह, एंड अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंड क्विनोलॉन्स है, वो इस कैटेगरी के एग्जाम्पल है।
और इसके बाद देखिए आपने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ समझनी है, जिससे कि आपको मोड ऑफ एक्शन सभी मेडिसिन का समझ में आ जाए कि आखिर हमारी एंटीबायोटिक काम कैसे करेंगे। एक जनरल मोड ऑफ एक्शन आपने देखना होगा। तो सपोज़ करो कि आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे आपके सामने ना ये बैक्टीरिया है, अब इसको ना आपने किल करना है। आप किन किन तरीक़ों से किल कर सकते हैं, तो वही आपने तरीके यहाँ पे बताने होंगे। तो उससे पहले आपने समझना होगा कि आखिर ये बैक्टीरिया बना कैसे होता है। तो ये जो है मैंने सेल मेम्ब्रेन बनाई है, उसके पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है, और आपने पढ़ा होगा कि जो उसका जो DNA या RNA जो होता है ना, वो ऐसे ही फ्लोट करता रहता है। तो मैंने वो इस तरीके से दिखा दिया है। बाकी इसके पास एक सेल वॉल भी होती है, बाहर हम सेल वॉल को दिखा देते हैं। एंड इसके पास प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम भी होते हैं, प्रोटीन भी बना लेता है भाई। तो ये हमने इस तरीके से दिखा दिया। अब देखिए इसको मारने के ना कई तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जो सेल वॉल जो है ना इसके पास, अगर उसको ही अगर आप डैमेज कर दो, जो बाहर का जो कवच है उसको अगर आप डैमेज कर दो, तो बैक्टीरिया श्रिंक हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा और वो मर जाएगा। तो पहला तरीका हो गया सेल वॉल को डैमेज करके। दूसरा तरीका है कि जो आपके जो सेल मेम्ब्रेन है ना बैक्टीरिया की, उसको डैमेज कर दो, उसमें पंचर कर दो, साइटोप्लाज्म बाहर निकल जाएगा, फिर भी बैक्टीरिया श्रिंक हो जाएगा और वो किल हो जाएगा। ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि जो हमारी जो राइबोसोम है, देखिए पहला तरीका, दूसरा तरीका यहाँ पे लिखे हुए हैं। तीसरा तरीका ये है कि जो हमारे राइबोसोम में प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। प्रोटीन जैसे कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, ऐसे ही बैक्टीरिया के लिए भी ज़रूरी होती है। अगर प्रोटीन उसको नहीं मिलती है ना, तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और वो फर्दर बाद में जब ग्रो ही नहीं करेगा तो एक टाइम होगा वो मर ही जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस है, ये इसको भी रोक के हम बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। एंड एक और लास्ट में तरीका हुआ है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि DNA या RNA, इसका रोल होता है डुप्लीकेशन में। मतलब एक सेल से अगर दूसरी सेल बनेगी तो उसके लिए भी DNA चाहिए होगा, और क्या हो कि हम DNA को ही नहीं बनने दें तो भी क्या होगा, हम बैक्टीरिया को रोक सकते हैं, उसको ग्रो नहीं होने देंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपने समझना है कि देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट, मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। पहला पॉइंट है कि इफ़ ड्रग एक्ट बाई इंटरफेयर विद सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। देखिए 3 चीज़ को समझना। अगर हमारी जो ड्रग है वो सेल वॉल से, सेल मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियस को इंटरफेयर करके काम करती है, तो वो हमारी बैक्टीरियोसिडल होती है, मतलब पूरी तरीके से बैक्टीरिया को किल कर देती है। एंड सिंगल मेथड, अगर हमारी ड्रग प्रोटीन के सिंथेसिस को रोक के काम कर रही है, मतलब वो पूरी तरीके से बैक्टीरिया को किल नहीं करेगी, वो केवल उसकी ग्रोथ को ही रोक देगी। आप सिंपली ध्यान रखना कि प्रोटीन जो है वो ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, अगर प्रोटीन को ही अगर हम रोक दें तो ग्रोथ नहीं होगी। तो अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देखोगे बैक्टीरियोसिडल, तो यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल दिए ना, जैसे पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन है, अमीनोग्लाइकोसाइड है, क्विनोलोन्स है। तो यहाँ पे सेम वही है, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन एंड क्विनोलोन्स, फ्लोराक्विनोलोन्स एंड अमीनोग्लाइकोसाइड। तो ये जो भी मैंने नेम बोले, ये जो सारी ड्रग हैं वो इन्हीं 3 तरीके से काम करेंगी। या तो सेल वॉल को डैमेज करेंगी, या न्यूक्लियस को डैमेज करेंगी, या सेल मेम्ब्रेन में पंचर करेंगे। तो ये है इसका तरीका। एंड जो हमारी बाकी यहाँ पे जो ड्रग हैं, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड, क्लोरामफेनिकोल, सल्फोनामाइड, ये पूरी तरीके से काम नहीं, मतलब किल नहीं करती हैं, मतलब ये प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करके काम करती हैं। क्लियर हो गया आपको बेसिक यहाँ पे। तो ये जो है इस तरीके से आपने यूनिट सेकंड में इतना बेसिक क्लियर करना है। एंड एक और क्लासिफिकेशन है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो क्लासिफिकेशन है ना, अपने अच्छे तरीके से मेडिकेम में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो उसके भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बताएंगे। बाकी आप कमेंट कर देना कि कौन से सब्जेक्ट के आपको पहले चाहिए, तो मैं वो पहले अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ये जो है इतने टाइप्स के होते हैं। पहला बीटा लैक्टम, यानी कि ऐसी एंटीबायोटिक जिनके स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम रिंग होती है, वो हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कही जाएंगी। जैसे कि पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन है एंड मोनोबैक्टम है। तो पहले यही है, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, तो 2 इसी कैटेगरी की ड्रग है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारी मैक्रोलाइड, जिनके अंदर मैक्रोलाइड इलेक्ट्रॉन रिंग होती है, जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, क्लेरिथ्रोमाइसिन है, तो हमारी मैक्रोलाइड होंगी। देखिए मैंने यहाँ पे 2 तरीके के निशान में लगा रहा हूँ, एक है पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन और अमीनोग्लाइकोसाइड और फ्लोरोक्विनोलोन्स और क्विनोलोन्स। तो जिस पर भी मैंने निशान लगाई ना रेड, वो हमारी बैक्टीरियोसिडल होती हैं। बाकी जो भी हमारी बची हैं, एक और हमारा, ये हमारी बैक्टीरियोसिडल होती हैं। बाकी जैसे कि सल्फोनामाइड है, क्लोरामफेनिकोल है, मैक्रोलाइड्स हैं, टेट्रासाइक्लिन हमारी बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं। ये ध्यान रखना है आपने। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारी कैटेगरी देखिए वो है टेट्रासाइक्लिन। उनके स्ट्रक्चर में टेट्रासाइक्लिन रिंग होती है। तो इसका एग्जांपल इसकी टेट्रासाइक्लिन एक खुद ही है, डॉक्सीसाइक्लिन है, मिनोसाइक्लिन है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है। तो इस कैटेगरी की है। इसके अलावा अमीनोग्लाइकोसाइड, तो ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स ये होते हैं, जिसके एग्जांपल इसके स्ट्रेप्टोमाइसिन है, नियोमाइसिन है, कैनामाइसिन है। तो ये इस कैटेगरी की ड्रग है। इसके बाद में हमारे कुछ मिसलेनियस बचे हैं, जैसे क्लोरामफेनिकोल, सल्फोनामाइड एंड कोट्रीमोक्साजोल। देखिए 3 चीज़ें, सल्फोनामाइड, कोट्रीमोक्साजोल एंड क्लोरामफेनिकोल, ये जो है किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठते हैं, तो इनको हम मिसलेनियस बोल दे रहे हैं। बाकी सबकी एक अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे बनी हुई है, आप सही तरीके से देख लेना। क्लियर हो गया आपको। ये पूरा जो है क्लासिफिकेशन यहाँ पे समझ में आ जाना ही चाहिए कि इस तरीके से ये जो है पूरी तरीके से सिलेबस में फिट किए गए हैं।
क्लियर हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि क्लासीफाई मैक्रोलाइड। मैक्रोलाइड क्या होते हैं, उनको क्लासीफाई आपने करना है उनके मोड ऑफ एक्शन के हिसाब से। मोड ऑफ एक्शन भी मतलब बताना होगा, तो 2 मार्क्स में या 7 मार्क्स में ये आ सकता है। तो मैक्रोलाइड यानी कि जिनके अंदर मैक्रोलैक्टोन रिंग होती है। सिंपली देखिए यहाँ पे लिखा है कि मैक्रोलाइड आर नेचुरल, या तो नेचुरल हो सकती हैं या सेमी सिंथेटिक ड्रग होती हैं, विच कंसिस्ट 14 to 16 मेंबर्ड मैक्रोलाइड लैक्टोन रिंग। मतलब 14 से 16 मेंबर, मतलब 14 से 16 कार्बन उसमें प्रेजेंट होंगे। एक ऐसी रिंग होगी जिसको हम बोलते हैं मैक्रोलाइड लैक्टोन रिंग, और उसी रिंग के साथ में ना एक शुगर भी अटैच होगी। तो उनकी स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे बनाई नहीं है, मेडिकल में आप देखना बहुत ही बड़ी स्ट्रक्चर होगी। मतलब आप समझ सकते हैं 12 से 14 या 16 मेंबर रिंग होगी, मतलब इतने ज़्यादा कार्बन उसमें होंगे, साथ में उसमें एक शुगर भी अटैच होगी। तो ये एक जनरल से इसके डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल इसके एरिथ्रोमाइसिन है, क्लैरिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है। क्लियर हो गया। बाकी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मैक्रोलाइड्स होते हैं हमारे बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, मतलब ये प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक के ही काम करेंगे। तो मोड ऑफ एक्शन सिंपली वही है कि मैक्रोलाइड्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक बिकॉज दे वर्क्स बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग विद पी साइट ऑन 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। आपने राइबोसोम की तो यूनिट पढ़ी होंगी ना, 50S एंड 30S। अगर आपका मतलब DNA का राइबोसोम 70S है तो उसका हमारा बनता है 40S एंड 30S, इसकी 2 सब यूनिट बनती हैं। ऐसे अगर वो 80S हमारा राइबोसोम है तो 50S एंड 30S हमारी सब यूनिट बनती हैं। तो ये जो हमारी ड्रग होती हैं वो पी साइट, एक पी साइट होती है 50S सब यूनिट में, ये उससे जाके बाइंड हो जाती हैं और फर्दर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। तो यह है इसका मोड ऑफ एक्शन। बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल है कि इसको क्लासीफाई हमने किया है कि कितने मेंबर्ड रिंग हमारी प्रेजेंट है ड्रग के स्ट्रक्चर में, तो उसके बेसिस पे 4 टाइप्स का होता है। 12 मेंबर्ड रिंग, 14 मेंबर्ड रिंग, 15 मेंबर्ड रिंग, 16 मेंबर्ड रिंग। 12 यानी कि जिसमें 12 कार्बन प्रेजेंट हो, जिसके एग्जांपल मैथीमाइसिन। 14 मेंबर जिसमें 14 कार्बन प्रेजेंट हो, एग्जांपल इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, नेचुरली जो हमको मिलते हैं वो, एंड सेमी सिंथेटिक जिनको हम सिंथेसाइज करते हैं, कुछ मतलब चेंजेस करते हैं नेचुरल ड्रग में ही। तो नेचुरल के अंदर आती है एरिथ्रोमाइसिन एंड सेमी सिंथेटिक के अंदर आती है क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड फ्लोरिथ्रोमाइसिन। ठीक है। बाकी 15 मेंबर रिंग हमारी उसमें आता है एजिथ्रोमाइसिन एंड 16 मेंबर रिंग में आती है हमारी स्पिरामाइसिन। तो ये जो है क्लासिफिकेशन है हमारा मैक्रोलाइड का। क्लियर हो गया। लास्ट में इस यूनिट से एक और क्वेश्चन है कि वो हमारा क्लोरामफेनिकोल जो है उसका मोड ऑफ एक्शन आपने बताना होगा। क्लोरामफेनिकोल अभी आपने देखा ना हमारी मिसलेनियस ड्रग थी, तो ये जो है हमारी स्टैटिक भी होती है, मतलब बैक्टीरियोस्टैटिक ही होती है, वो सिडल नहीं होती। तो एक क्लियर आपको हो गया कि ये जो है प्रोटीन की सिंथेसिस को ही रोक के काम करेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने यही लिखना है कि क्लोरामफेनिकोल इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक विच इज बैक्टीरियोस्टैटिक। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, मतलब ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को ही किल करेगी, किल नहीं करेगी, मतलब उनकी ग्रोथ को रोकेगी। डेट वर्क्स बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके काम करती है। अगर थोड़ा इंटरनली अगर हम बात करें कि कैसे काम करेगी, तो लिखा है कि क्लोरामफेनिकोल इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग विद रिवर्सिबली टू 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। जो राइबोसोम की 50S सब यूनिट होती है उससे बाइंड हो जाती है, एंड जिससे कि पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनते। पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि जो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं, और अमीनो एसिड जब कई सारे जुड़ जाते हैं तभी हमारी प्रोटीन बनती है। क्या हो कि वही बॉन्ड नहीं बने अमीनो एसिड के बीच में, तो हमारी प्रोटीन भी नहीं बनेगी, और इसी वजह से जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया की ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो यह है मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरामफेनिकोल। तो यहाँ पे अभी आपने जो यूनिट सेकंड है उसको बिल्कुल बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मतलब पूरा रिव्यू कर लिया है, कैसे यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे आपने कवर किया है। क्लियर हो गया। बात करते हैं हम यूनिट थर्ड के बारे में। तो यहाँ पे यूनिट जो थर्ड है ना, सारी कुछ हमारी देखिए टर्म्स हैं, इसकी एंटी ट्यूबरकुलर रिएजेंट, एंटी लेप्रोटिक, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी हेलमिंटिक, एंटी मलेरियल, एंटी अमोबिक। तो सबके बारे में ना मैंने हर एक के बारे में बताया है। आप ये मत समझना कि सारा कुछ ही आपने लिख करके दे दिया, मैंने इस रीजन से बताया कि अगर इनके बारे में अगर कुछ भी आ जाए ना, आप छोड़ करके नहीं आना है, आपने उनका मतलब पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि क्वेश्चन बनता है कि क्लासिफाई एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एंड की मोड ऑफ एक्शन ऑफ आइसोनियासिड। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो है उनके बारे में बताना है, उनको क्लासीफाई करना है, और आइसोनियासिड जो ड्रग पूछी है उसका मोड ऑफ एक्शन आपने बताना होगा। तो एंटी ट्यूबरकुलर यानी कि एंटी बोले तो अपोज करना है, ट्यूबरकुलर बोले तो ट्यूबरक्लोसिस यानी कि तो टीबी की जो बीमारी हो जाती है, आपने सुना भी होगा, तो ये उसी को ठीक करने में जो मेडिसिन यूज़ होती है ना, उन्हीं को हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग बोलते हैं। अगर टीबी भी नहीं पता है तो यहाँ पे मैंने बता रखा है कि टीबी हमारी कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है, मतलब वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ईजिली वो कम्युनिकेबल होती है, तो ईजिली वो फैल जाती है। और ये जो है ना हमारी लंग की प्रॉब्लम होती है, हमको ना मतलब कि बहुत ज़्यादा मलगम वगैरह बाहर निकलता है, मतलब बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह होती है, वो उसको हम टीबी बोलते हैं।
तो यहाँ पे सिंपली होगी तो टीबी को ठीक करने में जो मेडिसिन यूज़ होंगी वो हमारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होंगी। अब इनके क्लासिफिकेशन समझ लो। इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन का मतलब समझ लो कि मतलब जो डॉक्टर की फर्स्ट चॉइस हो, मतलब वो एकदम बेस्ट होंगी मेडिसिन, उनके कम साइड इफेक्ट होंगे और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। तो इनके अंदर जो आती है ना वो हमारी 5 मेडिसिन के आपने नेम जरूर से ध्यान रखने। वो है आइसोनियाजिड, जिसका अपने मोड ऑफ एक्शन भी देखना है, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड एंड इथम्ब्यूटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। इनके सामने मैंने इनका ना काम लिख रखा है, मतलब वो बैक्टीरिया को किल करेंगे या बोले तो ग्रोथ को ही रोकेंगे। तो केवल इथम्ब्यूटोल को छोड़ के बाकी सब हमारे बैक्टीरियोसाइडल होती हैं एंड इथम्ब्यूटोल हमारा स्टैटिक होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक। और इसके बाद देखिए सेकंड जो हमारी क्लास है देखिए वह सेकंड लाइन ड्रग। सेकंड लाइन बोले तो सेकंड कैटेगरी आप मान सकते हैं जो फर्स्ट कैटेगरी से नीचे होगी, मतलब वो लो इफेक्टिव होगी और ज़्यादा टॉक्सिक होगी। मतलब समझ रहे हो, उनको हम उन्हीं केस में यूज़ करेंगे कि सपोज करो यहाँ पर आइसोनियाजिड है या और भी मेडिसिन, अगर इन मेडिसिन से किसी पर्सन में एलर्जी वगैरह है या पर्सनली कोई प्रॉब्लम है तो उसके ही रिप्लेसमेंट में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो उनको हम सेकंड लाइन ड्रग बोलेंगे, मतलब फर्स्ट चॉइस नहीं है डॉक्टर की। वैसे सॉरी फॉर बाहर ना मतलब बेचने बाचने वाले आते रहते हैं, अब उस इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी। बस मेरे को सिलेबस मतलब कवर करना है, मैं बहुत टाइम से वीडियो बना रहा हूँ, तो आप सुनते रहना, तो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सेकंड लाइन जो ड्रग है ना उसके अंदर भी हमारी कई ड्रग आती हैं। उनके क्लासिफिकेशन में 3 टाइप्स की होती हैं। एक है फ्लोरोक्विनोलोन्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स से हम यही फ्लोरोक्विनोलोन्स जो आपने यहाँ पे पढ़े थे, मतलब इसमें ऑफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड लियोफ्लॉक्सासिन, ये ड्रग भी हमारी यूज़ होती हैं टीबी को ठीक करने में। ये सारी हमारी ऑल सेडल्स होती हैं, मतलब सारी बैक्टीरिया को किल ही कर देती हैं। दूसरा हमारे इंजेक्टेबल कहने का मतलब है जो हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, जैसे कैनामाइसिन है, कैप्रियोमाइसिन है, एमिकासिन है, तो ये भी हमारी सेडल ही होती हैं, पूरी तरीके से बैक्टीरिया को किल ही कर देती हैं। लास्ट में हमारी कुछ ओरल ड्रग इनको हम ओरली लेते हैं, जैसे कि इथियोनामाइड है, प्रोथियोनामाइड है, पासा बोले तो पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड एंड टेरिजिडोन, तो ये हमारी ओरली ली जाती हैं। तो इसके सामने लिखा हुआ है कि सारी हमारे स्टैटिक हैं, ये बैक्टीरिया की किल नहीं करेंगी, बस उसकी ग्रोथ को ही रोक देंगी। क्लियर होगी, ये इनका क्लासिफिकेशन है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का, पूरा क्लासिफिकेशन कवर हुआ। बात करते हैं आइसोनियाजिड का जो है मोड ऑफ एक्शन। तो आइसोनियाजिड एक हमारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, सिंपली वही आपने लिखना है। और ये काम क्या करती है, देखिए यहाँ पे अभी हमने देखा कि ये जो है सेडल होती है। सेडल कहने का मतलब है कि ये बैक्टीरिया को पूरी तरीके से किल करेगी, तो कहीं ना कहीं या तो ये सेल वॉल को डैमेज करेगी या सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करके काम करेगी या न्यूक्लियस को ही पूरा बनने नहीं देगी। क्योंकि अभी हमने ना पूरा कुछ बेसिक यहाँ पे समझा ही इसीलिए था, ये वाला ध्यान आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो लिखा है कि आइसोनियाजिड वर्क्स बाय इनहिबिटिंग सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि जो हमारी टीबी जो होती है ना एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, उस बैक्टीरिया का नाम है वो है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मैंने यहाँ पे शायद लिखा हो कि कॉज्ड बाय मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो हमारा एक बैक्टीरिया है, तो ये जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है ना उसकी सेल वॉल को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो होता है मायोकोलिक एसिड। मतलब मायोकोलिक एसिड के बिना उसकी जो सेल वॉल वो बन ही नहीं सकती। क्या हो कि अगर हम उसी जो हमारा रॉ मटेरियल है अगर उसी को ही नहीं बनने दें या उसी को ही अगर हम ब्लॉक कर दें तो वो हमारी ड्रग जो है क्या करेगी, आइसोनियाजिड वही काम करेगी। तो लिखा है कि आइसोनियाजिड वर्क्स बाय इनहिबिटिंग सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड दैट फाउंड इन मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। माइकोलिक एसिड इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जो हमारा बैक्टीरिया है ना जो मतलब टीबी को कॉज कर रहा है उसकी सेल के लिए बहुत ज़रूरी होता है माइकोलिक एसिड, और इसको ही हमने नहीं बनने देना है। ये होगा आइसोनियाजिड। बात करते हैं हमारी एक प्रो ड्रग होती है। प्रो ड्रग ऐसी ड्रग यानी कि जो पहले अलग केमिकल फॉर्म में होती है और वो हमारी बॉडी में जा करके मतलब वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। मतलब सिंपली आप ऐसे समझो कि आप एग्जांपल की बात करें जैसे कि हमारी पैरासीटामोल है, अगर बॉडी के बाहर है तो वो इनएक्टिव होगी और बॉडी में जाने के बाद में उसको कोई एंजाइम या कोई अदर चीज़ उसको कन्वर्ट करेगा एक्टिव फॉर्म में, तब जाकर के वो अपना एक्शन दिखाएगी, तो उसको हम बोलते हैं प्रो ड्रग। तो यहाँ पे जो आइसोनियाजिड है वो भी डायरेक्टली काम नहीं करेगी, वो पहले अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी, फर्दर फिर माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को रोक के काम करेगी। तो ये आपने समझ लिया कि हमारी क्या होती है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, और उसमें मोड ऑफ एक्शन देखा आइसोनियाजिड का। क्लियर हो गया। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए वो है क्लासीफाई एंटी लेप्रोटिक ड्रग एंड गिव मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ डेप्सोन। तो एंटी लेप्रोटिक ड्रग यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है एंटी लेप्रोटिक ड्रग। तो ये होती क्या है, देखिए वर्ड को सिंपली ब्रेक करना है। एंटी बोले तो अपोज करना है, लेप्रोटिक बोले तो लेप्रोसी। देखिए लेप्रोसी क्या होती है, ये हमारी स्किन की डिसीज़ होती है जिसको हम कुष्ठ रोग भी बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा हिंदी में कुष्ठ रोग। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारी जो स्किन होती है ना उस पर इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाती है, और जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है ना और उसके अंदर नर्व वगैरह होते हैं वो बिल्कुल सेंसेशन फील नहीं होता है। सिंपली कहने का मतलब है कि अगर मेरे हाथ पे यहाँ पे कुछ छाले वगैरह हो गए, कुछ सोर वगैरह हो गए, अगर मैं उसको टच करूँगा ना तो मुझे सेंसेशन नहीं होगा, या कोई भी टच करेगा तो मुझे सेंस ही नहीं होगा, मतलब बिल्कुल नर्व हमारी डैमेज हो जाती है, तो उसको हम लेप्रोसी बोलते हैं।
तो लेप्रोसी को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ होंगी ना वो हमारी एंटी लेप्रोटिक ड्रग होंगी। और ये जो हमारी लेप्रोसी है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है मायोबैक्टीरियम लेप्री। इसका नाम आपने ध्यान रखना है कि लिखा है कि इट कॉज्ड बाई मायोबैक्टीरियम लेप्री, इस बैक्टीरिया द्वारा ही कॉज की जाती है। तो इसी बैक्टीरिया को हमने किल करना होगा और देन हमारी लेप्रोसी भी ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे बात करें एंटी लेप्रोटिक जो हमारी ड्रग है वो हमारी 5 टाइप्स की होती हैं। एक है सल्फोन, मतलब ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासीफाई है। सल्फोन के अंदर आता है एक ड्रग का एग्जाम्पल है डेप्सोन, जो हमने कवर ही करना है उसका मोड ऑफ एक्शन। एक है फेनाजिन डेरिवेटिव जो फेनाजिन से डेराइव होती है, जिसकी क्लोफाजिमाइन है। एक हमारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, जो हमारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है वो भी इसमें काम करते हैं, क्योंकि देखिए आप नेम समझो बैक्टीरिया का, वो है मायोबैक्टीरियम लेप्री। और अभी जो हमने देखा था बैक्टीरिया उसका नाम था मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, मतलब वो एक ही फाइलम के अंदर आते होंगे। तो यहाँ पे सिंपली ये हमारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग यानी कि रिफाम्पिसिन, इथियोनामाइड, प्रोथियोनामाइड ये भी काम करती हैं। इसके अलावा फ्लोरोक्विनोलोन्स यानी कि ऑफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, पेफ्लॉक्सासिन ये भी इसी में काम करती हैं। लास्ट में हमारी अदर एंटीबायोटिक जैसे कि मिनोसाइक्लिन एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन भी इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये ना सारी ड्रग हमारी एंटी लेप्रोटिक होती है। इसमें जो मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होती है वो है डेप्सोन। तो सिंपली डेप्सोन की बात करें तो ये ना हमारी बहुत चीपेस्ट, बहुत ओल्डेस्ट और मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली एंटी लेप्रोटिक ड्रग है। बहुत टाइम से यूज़ हो रही है और बहुत ही कम रुपए में मिल जाती है। बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन। तो देखिए मोड ऑफ एक्शन बहुत ही सिंपल है। आपको थोड़ा एक टिप्स याद रखनी होगी कि इसका मोड ऑफ एक्शन सेम ऐसा ही है जैसे कि आपने सल्फोनामाइड का देखा था। सल्फोनामाइड आपको मैं थोड़ा रिमाइंड करा दूँ पीछे चल के कि आपने यहाँ पे देखा था सल्फोनामाइड और कोट्रिमॉक्सोजोल जो आपने साथ में पढ़ा था। तो सल्फोनामाइड का काम क्या था कि वो पावा का एनालॉग होता था, वो पावा को कम्पीट करता था और यहाँ पे पावा और टेरिडोन के मिलने से जो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनता था ये उसी को नहीं बनने देता था। सेम डेप्सोन का भी यही काम है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेप्सोन जो है हमारा लिखा है इसके बारे में, यहाँ पे लिखा है कि इट्स मोड ऑफ एक्शन इज सेम एज सल्फोनामाइड। इसका मोड ऑफ एक्शन सेम वैसा ही है जैसे कि सल्फोनामाइड का है। इट वर्क्स बाय इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड बाय कंपीटिंग विद पावा। ये वही फॉलिक एसिड को ही नहीं बनने देता है, पावा को कंपीट करता है। तो वही पूरा प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंपली आप वही रिपीट कर सकते हैं या बोले तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो सेम आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। बात करते हैं इसका यूज़ जो है वो लेप्रोसी को ठीक करने में और डर्मेटाइटिस। देखिए मैंने एक और वर्ड बोला था कि जहाँ भी आइटिस वर्ड जुड़ जाता है वो इन्फ्लामेशन को शो करता है। डर्मिस बोले तो स्किन, यानी कि स्किन में जब इन्फ्लामेशन हो जाती है उसको भी ठीक करता है। इसके अलावा एक्ने, पिंपल वगैरह जो हो जाते हैं चेहरे पे उसको भी ठीक करने में यूज़ होता है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए वो है एनलिस्ट एंटी फंगल ड्रग विद देयर क्लासिफिकेशन। तो एंटी फंगल ड्रग होती क्या है, इनकी जो फंगस को ठीक करने के काम आती है। एंटी बोले तो अपोज करना, फंगल बोले तो फंगस, जो हमारे फंगस वगैरह हो जाते हैं, दाद वगैरह हो जाते हैं, उनको ठीक करने में जो मेडिसिन यूज़ होती है हमारी एंटी फंगल कही जाती हैं। उनका क्लासिफिकेशन आपने बताना होगा। तो यहाँ पर देखिए जो एंटी फंगल ड्रग वो हमारी फंगस को किल करके या उसकी ग्रोथ को रोक के काम करेंगे। फंगस को जस्ट एज्यूम कर सकते हैं आप, ऐसा कोई हमारी फंगस है, ठीक है। अब फंगस में भी क्या है, हमारी सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल वॉल होती है, उसकी सेल मेम्ब्रेन भी होती है, उसमें हमारा डीएनए वगैरह भी होता है। तो सेम वही तरीका है, या तो आप सेल वॉल को डैमेज करके काम कर लो, या सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करके काम कर लो, या डीएनए को ही नहीं बनने दो। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है ड्रग का मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे ऐसा ही है कि ऐसी ड्रग जो ड्रग के सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देती हैं वो एक अलग कैटेगरी में आएंगी। एंड सेकंड जो हमारी होंगी वो है ड्रग एक्टिंग ऑन सेल वॉल, जो सेल वॉल को डैमेज करके काम करेंगी। तीसरी ड्रग होंगी हमारी जो न्यूक्लियस पे काम करेंगे। चौथी हमारी ड्रग होंगी जो टॉपिकली, अदर कुछ ड्रग होंगी जो हम टॉपिकली ऐसे ही अप्लाई करते हैं, मतलब वो एक मिसलेनियस कैटेगरी की है। तो यहाँ पे सिंपली समझते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करके काम करती हैं। तो उसके अंदर भी फर्दर 3 सब डिवीज़न होते हैं। एक है पोलिन्स एंटीबायोटिक्स, एक है एजोल, एंड तीसरा हमारा वो है एलिलामाइन। यहाँ पे आप देखोगे एलिलामीन। तो यहाँ पे इसमें है पोलिन एंटीबायोटिक। जो पोलिन एंटीबायोटिक्स जो होती है उनके स्ट्रक्चर में पोलिन रिंग होती है। एंड इसका एग्जांपल इसके एम्फोटेरिसिन बी है, नेटामाइसिन है, निस्टैटिन है एंड हेमिसिन है। तो ये हमारी पोलिन एंटीबायोटिक जो हमारे एंटी फंगल के रूप में यूज़ की जाती हैं। दूसरी हमारी एजोल। एजोल कहने का मतलब है कि जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उनके रिंग में, उनको हम एजोल बोलते हैं। एंड अगर उसमें इमिडाजोल रिंग हो तो वो इस कैटेगरी में आएगी, जैसे कि इसका एग्जांपल है क्लोट्रीमेजोल है, इकोनाजोल है, मिकोनाजोल है, कार्टेकोनाजोल है, इसोकोनाजोल है। तो ये हमारी क्या है, एजोल। एजोल का भी दूसरे टाइप है वो हमारा डायजोल। डायजोल कहने का मतलब है जिसमें 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट हो तो उसको हम डायजोल बोलते हैं। एग्जांपल इसके फ्लूकोनाजोल है, इट्रोकोनाजोल है, टेराकोनाजोल है एंड बोरिकोनाजोल है। क्लियर हो गया। लास्ट में तीसरा सब डिवीज़न जो था वो था एलिलामीन। इसमें ड्रग आती है टर्बिनाफाइन और नेफिटिफिन। तो ये एलिलामीन कही जाती हैं। तो ये ना सारी ड्रग जो हमारे वो सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करती हैं और तब जाके हमारे जो फंगस जो है उसको किल कर देती हैं। और इसके बाद देखिए सेकंड जो हमारी ड्रग है देखिए वो सेल वॉल पे काम करती हैं। एग्जांपल इसके हमारे न्यूमोकैंडिन्स हैं, कैस्पोफंगिन है, मिकाफंगिन है,
एंटीडोलाफंगिन है, तो इस कैटेगरी की हैं। तीसरी जो न्यूक्लियस पे काम करेंगी जैसे ग्राइसियोफल्बिन है एंड फ्लूसायोसाइन है, तो हमारी इस कैटेगरी की हैं। लास्ट में हमारी अदर हैं, मतलब मिसलेनियस हैं जो टॉपिकली यूज़ होती हैं, इसकी बेंजोइक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड एंड टॉल्नाफेटेट है। तो ये ना सारी हमारी ड्रग एंटी फंगल है, हमने उनका क्लासिफिकेशन देखा है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए वो है क्लासीफाई एंटीवायरल ड्रग एंड गिव मोड ऑफ एक्शन ऑफ एसाइक्लोविर। तो एंटीवायरल ड्रग होती क्या है, उनको क्लासीफाई कीजिए, और एसाइक्लोविर जो है स्पेशली उसका मोड ऑफ एक्शन यहाँ पे पूछा है। तो एंटीवायरल यानी कि जो वायरल जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उनको ठीक करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है हमारी एंटीवायरल ड्रग कही जाएंगी। इतना क्लियर हो गया। क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो हमारी ड्रग होती है वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक है नॉन एंटी रेट्रोवायरल एंड सेकेंड होती है हमारी एंटी रेट्रोवायरल। मतलब इनका जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन किया गया है रेटो वायरस के बेसिस पे। अब ये रेटो वायरस क्या होता है, रेटो प्लस वायरस। तो देखिए सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो वायरस हमारे एक ऐसे मतलब आप जीव भी नहीं बोल सकते, वो हमारी बॉडी के बाहर जो है वो मतलब लाइव नहीं होते हैं, वो मरे ही होते हैं। हमारी बॉडी में जाने के बाद में बोले तो होस्ट सेल में जाने के बाद में ही वो सर्वाइव करते हैं, बोले तो अपनी ग्रोथ कर पाते हैं। तो वायरस जो है हमारी बॉडी से प्रोटीन वगैरह यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। केवल उनके पास होता है तो उनका या तो RNA होगा या फिर होगा उनके पास DNA। ठीक है, अब बात करते हैं आखिर ये रेटो वायरस क्या है। देखिए सिंपली आपने एक ट्रांसक्रिप्शन का नियम पढ़ा होगा कि DNA से हमारा RNA बनता है और RNA से हमारा फिर प्रोटीन बनती है। ठीक है, लेकिन रेटो वायरस जस्ट उल्टे वायरस आप बोल सकते हैं कि उनके अंदर RNA होगा और RNA से ही DNA बनेगा, मतलब उल्टी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी एंड फर्दर यहाँ पे जो है हमारी प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। तो यहाँ पे ऐसा जो उल्टा काम जो हो रहा है ना, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिस भी वायरस में होता है उनको हम रेटो वायरस बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी है कि नॉन एंटी रेटो वायरल ड्रग, यानी कि ऐसी ड्रग जो नॉन रेटो वायरस के अगेंस्ट काम करती है, मतलब ऐसे वायरस जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। एग्जांपल इसके हमारा हर्पीस वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, हेपेटाइटिस वायरस होता है, तो हमारे नॉन रेटो वायरस होते हैं। अब सिंपली इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन है कि अगर हमारे वायरस हर्पीस वायरस को ठीक करने में यूज़ की जाती है मेडिसिन तो हमारी एंटी हर्पीस वायरस ड्रग कही जाएंगी। अगर वो इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट काम करती हैं तो उनको हम एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग कहेंगे। अगर वो हेपेटाइटिस वायरस के अगेंस्ट काम करती हैं तो उनको हम एंटी हेपेटाइटिस वायरस ड्रग कहेंगे। तो सिंपली एंटी हर्पीस जो वायरस ड्रग है उसमें आता है आइडोक्सिरिडिन एंड ट्राइफ्लोरिडिन, एसाइक्लोविर, बेलासाइक्लोविर एंड सिडोफोविर, तो ये इस कैटेगरी की। और सेकंड है हमारी एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग, तो ये हमारे इसके अंदर आते हैं एमेंटेडिन है, रिमांटेडिन है, ज़ैनामिबिर है, ओसेल्टामिबिर है, पैरामिबिर है, तो हमारी एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग। एंटी हेपेटाइटिस वायरस देखिए इसमें 2 टाइप्स के वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। तो इसमें हेपेटाइटिस बी में आता है लैमिबोडिन, एंटीकैबिर, एडेफोबिर, डिपीवॉक्सिल, टेनोफोबिर एंड टेल्विबोडिन, तो ये हमारे हेपेटाइटिस बी को ठीक करती हैं। हेपेटाइटिस सी में आता है सोफोस्बिर एंड रिफाबिरिन, इंटरफेरोन अल्फा एंड सिम्प्रेविर एंड डेक्लाटेस्पिर, तो हमारी हेपेटाइटिस सी की ड्रग है। तो यहाँ पे सिंपली यह है क्लासिफिकेशन नॉन एंटी रेटोवायरल ड्रग का। सेकंड यानी कि जो हमारे रेटोवायरस जो होते हैं उनके अगेंस्ट जो काम करती हैं ड्रग हमारी एंटी रेटोवायरल ड्रग कही जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने दिखा भी रखा है कि ए वायरस इन विच RNA कन्वर्टेड इनटू DNA बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, उनको हम रेटोवायरस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी जो हमारी क्लासिफिकेशन वहाँ पे लिखा हुआ है कि पहली ड्रग हमारी न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जिसको हम शॉर्ट में NRTI बोलते हैं। तो जो न्यूक्लियोसाइड जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है उसको ब्लॉक करके काम करते हैं, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे, जैसे जिडोबुडीन है, स्टाबुडीन है, लैमिबुडीन है, एवाकैबिर है, टेनोफोबिर है, तो ये इस कैटेगरी की है। और सेकंड जो टाइप है देखिए वह नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, यानी कि इनको शॉर्ट में NNRTI हम बोलेंगे। तो इसके अंदर आती है नेबिरापिन है, इट्राबिरीन है, अरिल्पेबिरीन है एंड इफाबिरेंस है, तो ये इस कैटेगरी की है। नेक्स्ट हमारी प्रोटीएज इनहिबिटर, जो हमारी प्रोटीन को जो ब्रेक करता है एंजाइम प्रोटीएज, उसको इनहिबिट करके जो काम करती हैं वो ड्रग हमारी रिटोनेबिर है एंड एटाजेनाबिर है, इंडिनेबिर है, नेल्फिनेबिर है एंड लोपिनेबिर है, तो ये हमारी सारी एंटीवायरल ड्रग है। एंड नेक्स्ट हमारी वो है एंट्री इनहिबिटर, यानी कि जो वायरस की एंट्री को ही इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी एनफुबिरिटाइड, तो ये नाम भी अजीब से है, मतलब प्रोनाउंस होने में भी दिक्कत हो रहा है, तो ये इस कैटेगरी की ड्रग है। नेक्स्ट हमारी CCR5 रिसेप्टर इनहिबिटर, जिसकी मेराबिरोक है, तो ये इस कैटेगरी की। लास्ट में हमारी इंटीग्रेज इनहिबिटर, ये हमारी इस एंजाइम को इनहिबिट करके काम करती हैं, जिसकी डोल्टेग्रेबिर है एंड ड्राल्टेग्रेबिर है। तो यहाँ पे जो भी हमने देखा है ना वो क्लासिफिकेशन देखा है, एंटीवायरल ड्रग है। ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग होगा आपको समझने, मतलब लिखने में भी आप याद मुश्किल ही कर पाएंगे, इतने ड्रग के नेम यहाँ पे हैं।
बाकी यहाँ पे मैंने करा दिया है, आप इसको चेक जरूर कर लेना, ये आ सकता है। बाकी एसाइक्लोविर जो है यहाँ पे उसका अपने मोड ऑफ एक्शन बताना होगा। तो मैं आपको बता दूँ हमारी एक प्रो ड्रग होती है। प्रो ड्रग मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी बाहर जो है एक अलग स्ट्रक्चर होगी जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होगा, बॉडी के अंदर ही किसी एंजाइम की मदद से कन्वर्ट होगा एक्टिव फॉर्म में और तब जाके एक्शन शो करेगा। तो लिखा है कि एसाइक्लोविर इज ए प्रो ड्रग, सो फर्स्ट इट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म बाय एंजाइम। ठीक है, बाकी इट इज़ द एनालॉग ऑफ डीऑक्सीगुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, DGTP, इसको शॉर्ट में हमने DGT भी बोल रहे हैं। मतलब ये उसका एनालॉग होता है, उसी की जैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है। जो काम कैसे करता है, ये इनहिबिट करता है DNA पॉलीमरेज एंजाइम को, मतलब पॉलीमराइजेशन नहीं होने देता है, मतलब DNA का फर्दर जो रेप्लिकेशन हो रहा है ना, ये उसको नहीं होने देता है। तो यह है एसाइक्लोविर का मोड ऑफ एक्शन। तो आई होप यहाँ तक आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए वो है डिफाइन एंटी हेलमिंटिक एंड एंटी अमोबिक ड्रग विद एग्जांपल। तो देखिए वर्ड को ब्रेक करना है, एंटी बोले तो अपोज एंड हेलमिंटिक बोले तो पैरासाइट या बॉम्ब। जो हमारी बॉडी में कुछ कीड़े हो जाते हैं, कुछ पैरासाइट वगैरह, बॉम्ब वगैरह, तो उनको या तो वो किल कर दें या बॉडी से बाहर निकाल दें। तो ऐसी मेडिसिन को हम बोलते हैं एंटी हेलमिंटिक ड्रग। आपने देखो ना बच्चे के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उन खाने पीने में भी दिक्कत होती है, उनका पूरी ग्रोथ नहीं हो पाती, तो ये उन्हीं को बाहर निकालती हैं, बोले तो उनको किल करके काम करती हैं। तो लिखा है कि दोज ड्रग विच आर यूज टू किल और एक्सपेल पैरासाइट बॉम्ब फ्रॉम बॉडी आर कॉल्ड एंटी हेलमिंटिक ड्रग। एग्जाम्पल इसके एल्बेंडाजोल है, मेबेंडाजोल है, इवरमेक्टिन है, पिपेरासिन है। क्लियर हो गया। दूसरा है एंटी अमोबिक, यानी कि एंटी बोले तो अपोज करना, अमोबिक बोले तो अमीबा, यानी कि ऐसी ड्रग जो अमीबा के अगेंस्ट काम करती हैं। और अमीबा आखिर करता क्या है, ये आपके पेट में दर्द करता है और डिसेंट्री यानी कि जो पेचिस जो हो जाती है ब्लड में, जब स्टूल में जब ब्लड आने लग जाता है तो ये उसको ठीक करता है। ठीक है, मतलब ये अमीबा इसको फैलाता है एंड एंटी अमीबिक ड्रग उसको ठीक करती हैं। एग्जाम्पल इसके टिनिडाजोल है, मेट्रोनिडाजोल है, निराडाजोल है। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखना यहाँ पे मेबेंडाजोल है जो हमारी एंटी हेलमिंटिक ड्रग है, और लेकिन जो हमारी एंटी अमोबिक ड्रग है वो हमारी मेट्रोनिडाजोल है। इन दोनों में डिफरेंस है, क्लियर ध्यान रखना, कन्फ्यूजन यहाँ पे हो जाता है। और इसके बाद देखिए लास्ट में एक और क्वेश्चन है इस यूनिट से हमारा, वो है एनलिस्ट द नेम ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग। तो मलेरिया को ठीक करने में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है उनके नेम आपने ध्यान रखने होंगे। क्यूनिन है, क्यूनिडीन है, क्लोरोक्वीन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है, प्रीमाक्वीन है, आर्टीमीटर है, सारी हमारी एंटी मलेरियल ड्रग हैं। तो यहाँ पे अभी जो है ना हमने यूनिट 3 को कवर कर लिया है। एंड सच बताऊँ एनर्जी सारी लॉस्ट हो गई है, आवाज़ भी चेंज हो गई स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। खैर कवर तो करना ही है। तो अभी हम देखते हैं यूनिट 4। तो यहाँ पे भी हमारी वही कीमोथेरेपी का ही नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये होता क्या है, पहला क्वेश्चन यही बनेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफाइन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड राइट ड्रग यूज्ड इन यूटीआई। यूटीआई में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होती हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सिंपली बोले यानी कि जो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट होती है। अभी यूरिनरी ट्रैक्ट होती क्या है, यानी कि 3 चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है आपकी किडनी, एक होता है आपका ब्लैडर, एक होता है यूरेथ्रा। तो ये सारी चीज़ें मेल फीमेल में सब सेम होती हैं, बस आगे जाके चेंज हो जाता है या तो पेनिस या फिर वेजाइना। तो यहाँ पे अगर किडनी में, यूरेटर में, ब्लैडर में, यूरेथ्रा में किसी फंगस से, किसी बैक्टीरिया से, किसी वायरस से अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो सिंपली लिखना है कि एन इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम सच एज किडनी, ब्लैडर और यूरेथ्रा बाई एनी माइक्रोब इज कॉल्ड यूटीआई। क्लियर हो गया। एंड जो यूटीआई जो है वो मेल्स में भी हो जाते हैं इन्फेक्शन, लेकिन मोस्ट कॉमनली होते हैं फीमेल के अंदर, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है एंड साथ में वो पीरियड्स की वजह से वो थोड़ी साफ़ सफाई नहीं रख भी पाते हैं कई बार, तो तब ये हो जाता है प्रॉब्लम। तो मोस्टली होता है फीमेल के अंदर और मेल के अंदर बहुत ही कम होता है। एंड यूटीआई मोस्टली occurs इन ब्लैडर और यूरेथ्रा एंड इफ इन्फेक्शन इज इन किडनी सो इट कॉल्ड सीरियस। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है कि अगर हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इतने पार्ट में है, यानी कि देखिए नीचे है तो इसको हम बोलते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर ऊपर है तो उसको हम बोलते हैं अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मोस्टली जो होता है वो नीचे वाला होता है, यानी कि ब्लैडर में इन्फेक्शन होगा या यूरेथ्रा में होगा, तो उसको आप नॉर्मल बोल सकते हैं। अगर किडनी तक इन्फेक्शन पहुंच गया है, ऊपर तक पहुंच गया, मतलब सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है। तो ये सिंपली बातें यहाँ पे लिखी हैं। बात करते हैं किसकी वजह से हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, इनके कॉज्ड बाई। तो ये कॉज करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वायरस भी और फंगस भी। ग्राम नेगेटिव के अंदर ई कोलाई है, एंटेरोबैक्टर है और क्लेबेसिला है, तो ये इसके अंदर आते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कॉज करते हैं यूटीआई वो है स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस एंड स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, वायरसेस में एडेनो वायरस करता है एंड फंजाई में कैंडिडा एल्बिकेंस करते हैं। तो ये हमारे पॉजिटिव एजेंट है। बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप्स की मेडिसिन है कि बैक्टीरियोस्टैटिक जो पूरी तरीके से बैक्टीरिया को किल नहीं करेंगी, दूसरी बैक्टीरिसाइडल जो पूरी तरीके से किल कर देंगी, एंड तीसरी यूरिनरी एंटीसेप्टिक।
यानी कि जब वहाँ पे सेप्सिस हो जाती है, वहाँ पे कुछ मतलब कि देखी जाती है वहाँ पे सेप्टिक हो रखी है, तो उसके अगेंस्ट या तो उसको ठीक करने में यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे बैक्टीरियोस्टैटिक में आते हैं हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि निट्रोफ्यूरेंटोइन, इसका मोड ऑफ एक्शन जरूर से ध्यान रखना। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, इसका मोड ऑफ एक्शन आप जरूर से ध्यान रख लेना, इसका EDR और मतलब पूरी फार्माकोलॉजी। तो मैंने यहाँ पे नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मैंने बोला था ना कि शॉर्ट यहाँ पे सारा सिलेबस मैं कवर कर रहा हूँ, तो आप इसको देख लेना। बाकी सल्फोनामाइड भी इसी में आते हैं एंड टेट्रासाइक्लिन भी बैक्टीरियोस्टैटिक के होते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक में आते हैं कोट्रिमोक्साजोल और अमीनोग्लाइकोसाइड, सेफेलोस्पोरिन एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स। लास्ट में यूरिनरी एंटीसेप्टिक में फर्दर वही नाइट्रोफ्यूरेंटोइन भी आता है, नैलेक्टिक एसिड आता है, मेथेनामीन मैंडिलेट आता है। तो हमारी यूरिनरी एंटीसेप्टिक ड्रग है। तो अभी हमने देखा है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्या है, वो किसके द्वारा कॉज होता है, उसमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होती हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए वो है राइट एंड नोट ऑन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी कि STD, यानी कि सेक्सुअली जब हम कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उसकी वजह से जो स्प्रेड होती हैं, जो कि बैक्टीरिया फंगस वगैरह की वजह से ही फैलती हैं, तो उनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ बोलते हैं। तो लिखा है कि दोज डिसीज विच स्प्रेड पर्सन टू पर्सन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। तो यहाँ पे देखिए कई टाइप्स के हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ लिखी हुई हैं। एक है कॉज्ड बाय वायरस, जो वायरस की वजह से होती हैं, दूसरी जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, तीसरी जो हमारी फंगस की वजह से होती है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो जो वायरस की वजह से होती हैं जैसे कि एड्स हो गया, जो HIV वायरस से होता है। एक है हर्पीज़ जिसको आप बोलते हैं, जो कि जेनेटल हर्पीज़ सिम्प्लेक्स इस वायरस की मदद से होता है। एक है HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, ये भी होता है। एक है हेपेटाइटिस B, जो कि हेपेटाइटिस वायरस से होता है। और इसके बाद देखिए सेकंड हमारे जो कि बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती हैं, जैसे कि क्लेमाइडिया है, जो कि क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस की वजह से होता है। गोनोरिया, जो कि नेसेरा गोनोरिया की वजह से होता है। एक है सिफिलिस, जो कि हमारे ट्रेपोनेमा पैलिडम की वजह से होता है। तो ये हमारी सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं। इसके बाद लास्ट में है जो फंगस से होती है, जैसे कि कैंडिडियासिस, जो कि हमारी कैंडिला एल्बिकेंस फंगस से होती है। तो ये ना हमने सिंपली देखा है कि क्या होती है हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, उनके टाइप्स वगैरह। बाकी इनकी जो मेडिसिन है ना, आप उनके बारे में जरूर से पढ़ लेते हैं, मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट में हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है ना इंपॉर्टेंट, वो हमारे डिफाइन इम्यूनोस्टिमुलेंट एंड इम्यूनोसप्रेसेंट एंड आल्सो राइट टाइप्स ऑफ इम्यूनोस्टिमुलेंट। तो यहाँ पे सिंपली देखिए, यहाँ पे आप देखोगे ये इम्यूनो फार्माकोलॉजी एक नया ही एक टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। इम्यूनो स्टिमुलेंट क्या होते हैं वो देखना है, इम्यूनो सप्रेसेंट होते क्या हैं वो देखना है, और ऊपर जो इम्यूनो स्टिमुलेंट है उनके टाइप भी आपने देखने होंगे। तो इम्यूनो स्टिमुलेंट कहने का मतलब क्या है कि इम्यूनो बोले तो इम्यूनिटी एंड स्टिमुलेंट बोले तो एक्साइटिंग एजेंट या बोले तो बढ़ाने वाले एजेंट, यानी कि ऐसी कोई भी ड्रग या बोले तो ऐसी कोई भी एजेंट जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इन्हांस कर देते हैं, जो कमज़ोर इम्यूनिटी है उसको बहुत मजबूत कर देते हैं, वो हमारे इम्यूनो स्टिमुलेंट कहे जाएंगे। तो सिंपली डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि दोज एजेंट विच इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिसीज आर कॉल्ड इम्यूनो स्टिमुलेंट। दे आल्सो नोन एज इम्यूनोमोड्यूलेटर, उनको हम इम्यूनोमोड्यूलेटर भी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। एग्जाम्पल इसके हमारा BCG है। BCG की फुल फॉर्म में बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन वैक्सीन। ये एक वैक्सीन होती है जो कि TB के लिए दी जाती है, मतलब TB ना हो, हमारी इम्यूनिटी पहले से ही डेवलप हो जाए। दूसरी हमारी पोलियो ड्रॉप, जैसे कि आपने देखो ना पोलियो वायरस ना हो तो बचपन में हमको पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है, मतलब पहले से हमारी इम्यूनिटी को मजबूत किया जाता है। तीसरे इंटरफेरोन भी दिए जाते हैं, साइटोकाइंस भी दिए जाते हैं, थैलिडोमाइड। एंड मोस्ट कॉमनली जो अभी हमें दी गई थी बैक्टीरिया की कोविड-19 की जो हमें वैक्सीन लगाई गई थी, मतलब हमारी इम्यूनिटी को पहले से ही मजबूत कर दें कि अगर हमको वायरस होगा भी तो हमारी इम्यूनिटी उससे लड़ पाएगी। तो यहाँ पे वही ना हमारे इम्यूनो स्टिमुलेंट कहे जाते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे इम्यूनाइजेशन वैक्सीन, मतलब कुछ वैक्सीन होंगी जैसे हमारी कोविड-19 की वैक्सीन है, रोटा वायरस की वैक्सीन है, और BCG अभी मैंने आपको बताया कि TB के लिए वैक्सीन होती है, येलो फीवर के लिए वैक्सीन होती है, वो हमारे इम्यूनोस्टिमुलेंट ही होते हैं। दूसरे रिकॉम्बिनेंट साइटोकाइंस, यानी कि कुछ हमारी प्रोटीन्स वगैरह भी दी जाती हैं, जैसे इंटरल्यूकिन्स हैं, इंटरफेरोन्स हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करते हैं। तीसरे हमारे कुछ और भी ड्रग्स जैसे लेवोमिसोल है, थैलिडोमाइड है, तो सारे हमारे इम्यूनोस्टिमुलेंट है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो है इम्यूनोसप्रेसेंट। तो यहाँ पे देखिए वर्ड को ब्रेक करना है। इम्यूनो बोले तो इम्यूनिटी एंड सप्रेसेंट बोले तो डिक्रीजमेंट इन एक्टिविटी, यानी कि सप्रेस करने वाले एजेंट, यानी कि ऐसी ड्रग जो हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करेंगी वो हमारे इम्यूनोसप्रेसेंट कहे जाएंगे। तो लिखा है कि दोज एजेंट विच आर यूज्ड टू सप्रेस द इम्यूनिटी immune system is in the case of autoimmune disorder and organ transplant are called immunosuppressant। देखिए इनकी ज़रूरत को आप समझो
कि आपने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा होगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब कि हमारी बॉडी खुद के ऑर्गन के अगेंस्ट ही काम करने लग जाती है। एग्जाम्पल इसके अरिथ्राइटिस में होता है। अरिथ्राइटिस हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही होता है। वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती एंटीजन में, इनके वायरस में या बैक्टीरिया में, और हमारी बॉडी के खुद के पार्ट में। वो हमारी खुद के बॉडी के पार्ट के अगेंस्ट ही लड़ने लगती है। तो वहाँ पे हमें इम्यूनोसप्रेसेंट यूज़ करने होते हैं। सेकंड, अगर आपने कोई भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया, सपोज एक किडनी दूसरे किसी बंदे के अंदर आपने ट्रांसप्लांट करी है, तो उसकी जो बॉडी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तो वहाँ पे हमने क्या करना होगा, उसकी इम्यूनिटी को ना थोड़ा कम कर देना होगा। तो वहाँ पे हम इम्यूनोसप्रेसेंट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इसकी साइक्लोस्पोरिन है, टैक्रोलिमस है, सिरोलिमस है एंड एबेरोलिमस है। तो ये हमारी सारी ड्रग है इम्यूनोसप्रेसेंट। तो आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए वो है डिफाइन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एंड बायोसिमिलर्स। ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है, देखिए आप देखोगे बायोसिमिलर्स क्या है और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो देखिए वर्ड को ब्रेक करते हैं। मोनो बोले तो वन एंड क्लोनल बोले तो कॉलोनी, यानी कि ऐसी एंटीबॉडी जो हमारी लैब में मैन मेड यानी कि हमारे खुद के द्वारा लैब में बनाई जाती हैं किसी एक ही WBC से, किसी एक ही वाइट ब्लड सेल से, तो उनको हम बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो यहाँ पे सिंपली लिखा है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर मैन मेड एंटीबायोटिक्स विच मेड बाई क्लोनिंग ए सिंगल WBC इन ए लैब डेट कैन बाइंड टू सर्टेन टारगेट्स सच एज कैंसर एंटीजन इन द बॉडी। तो आप ऐसे समझो कि हमने बाहर कुछ एंटीबॉडी बनाएंगे जो कि एक ही WBC से बनाएंगे, और उसको स्पेशली किसी साइट पे हम काम करवा सकते हैं किसी एक सेल के खिलाफ या कैंसरस सेल के खिलाफ, वो हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कही जाएंगी। एग्जाम्पल इसकी मैंने आपको ओमेलिजुमैब के बारे में बताया था। ओमेलिजुमैब हमारी एंटीबॉडी ही होती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है। आपको अगर रिमाइंड में कराऊँ तो जब हमने यहाँ पे एंटी अस्थमेटिक ड्रग के बारे में पढ़ा था, तो मैंने बोला था कि ओमेलिजुमैब जो है हमारी एंटीबॉडी जो हमारी स्पेशली इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो एंटीबॉडी है उन पे जाके बाइंड हो जाती है। तो ये बाहर से जो हमने एंटीबॉडी बनाई है तो ये वहाँ पे एक स्पेसिफिक साइट पे काम कर रही है, तो उसको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं। तो क्लियर यहाँ पे हो गया। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारी टर्म देखिए वो है बायोसिमिलर। तो बायोसिमिलर होते क्या है, देखिए आपने जेनेरिक और ब्रांड ड्रग के बारे में पढ़ा होगा। ब्रांडेड जो हमारी ड्रग होती हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा उन पर विश्वास किया जाता है। मतलब जैसे कि सिंपली पैरासिटामोल जो है हमारी कई नेम से आती है, जैसे कि डोलो जो है इसका ब्रांड नेम है, और पैरासिटामोल सिंपली पैरासिटामोल के नेम से भी मिल जाती है, जिसको हम जेनेरिक मेडिसिन बोलते हैं। तो सेम इसी तरीके से हमारे होते हैं बायोसिमिलर। देखिए बायो का मतलब होता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड सिमिलर मतलब सेम। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन को पढ़ना कि देखिए बायोसिमिलर्स आर द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट विच आर सेम एज अप्रूव्ड ब्रांड प्रोडक्ट, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो कि सेम ऐसे ही होते हैं जैसे कोई ब्रांड प्रोडक्ट हो, हमारा कोई अप्रूव्ड प्रोडक्ट हो, तो उनको हम बोलते हैं बायोसिमिलर। अगर बायोसिमिलर हम स्पेशली क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी हमारे प्रोडक्ट है ना वो हमारे किसी जीव से ही मिलते हैं, लेकिन अदर जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं जैसे हमारे जो मेडिसिन होते हैं उनको हम जेनेरिक बोल देते हैं। तो जेनेरिक का ही अब दूसरा नेम आप बायोसिमिलर भी बोल सकते हैं, लेकिन वो स्पेशली किसके केस में बोला जाता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के केस में। एग्जाम्पल इसकी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हमारी वैक्सीन है। सॉरी फ़ोन भी हैंग होने लग रहा है। तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल इसकी वैक्सीन्स हैं और ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, जीन प्रोडक्ट्स हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA प्रोडक्ट्स हैं और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं। एग्जाम्पल से आपको अच्छा समझ में आएगा कि देखिए एक हमारी मेडिसिन है, मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, जिसका नाम है इरेलजी। ये एक जेनेरिक है जो कि बनाई गई है एनब्रेल जो एक ब्रांडेड ड्रग है उससे ही बनाई गई है। मतलब आप अब नॉर्मली इसको आप जेनेरिक बोलोगे, इसको आप ब्रांडेड बोलोगे। अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करें, अगर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है हमारा ये, तो इसको आप बायोसिमिलर यहाँ पे कहोगे, जो कि हमारे रिमेटॉइड अर्थराइटिस को ठीक करने में यूज़ की जाती है। बाकी जो हमारे बायोसिमिलर जो प्रोडक्ट होते हैं वो थोड़े चीप हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रांडेड ड्रग या तो अप्रूव्ड ड्रग। तो यहाँ पे ये हमारे बायोसिमिलर, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे अभी जो है ना हमने यूनिट 4 को पूरा यहाँ पे कवर कर लिया है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे हमारी यूनिट 5 जो कि बहुत सिंपल तरीके से हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन है देखिए वो है डिफाइन टॉक्सिसिटी एंड इट्स टाइप। तो टॉक्सिसिटी होती क्या है और वो कितने टाइप्स की होती है वो आपने बताना होगा। तो टॉक्सिसिटी बोले तो देखिए आप पहले डेफिनेशन को पढ़ो कि टॉक्सिसिटी रेफर्स टू द टॉक्सिक या एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग ड्यू टू ओवरडोज और प्रोलॉन्ग्ड यूज़। यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं, उसके बहुत ज़्यादा डोज ले लेते हैं, तो उसकी वजह से ना उसका टॉक्सिक इफेक्ट हमारी बॉडी में नज़र आता है। एग्जांपल की बात करते हैं, देखिए बहुत बंदे स्टिंग वगैरह पीते हैं, थम्सअप वगैरह पीते हैं। अगर आप उसको आप डेली पियोगे और 1 साल तक, 2 महीना तक, 4 महीने तक आप रेगुलर पियोगे, तो उसके आपके अंदर ना टॉक्सिक इफेक्ट नज़र आने लग जाएंगे। तो सेम ऐसा ही मेडिसिन के साथ में होता है।
कि अगर आप मेडिसिन की ओवरडोज ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा रहे हैं, हर टाइम खाते ही रहते हैं, तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो समझ में आ गई क्या है टॉक्सिसिटी। बात करते हैं द साइंस दैट डील्स विद टॉक्सिन, पॉइजन्स एंड इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी इज कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी। तो सारी चीज़ें जिसमें हम पॉइजन्स, टॉक्सिन और उनके इन्वेस्टिगेशन, उनके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारी एक साइंस टॉक्सिकोलॉजी कही जाती है। और इसके बाद देखिए बात करें टाइप्स ऑफ टॉक्सिसिटी, तो ये जो है 3 टाइप्स की होती हैं, एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक। तो देखिए वर्ड से आप समझो कि एक्यूट का मतलब होता है फॉर शॉर्ट टाइम, यानी कि ऐसी टॉक्सिसिटी जो बहुत ही कम टाइम में आपको नज़र आने लगती है, वो हमारी एक्यूट टॉक्सिसिटी कही जाएगी। तो यहाँ पे देखिए टाइम लिमिट दे रखी है कि अगर 24 घंटे से लेकर 14 दिन, अगर इसके बीच में अगर आपको टॉक्सिक इफेक्ट नज़र आ जाता है तो उसको आप एक्यूट टॉक्सिसिटी कहेंगे। एग्जांपल इसके आपकी कोई भी मरकरी पॉइजनिंग वगैरह होती है, आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है, तो बहुत ही जल्दी उसके मरने मराने तक की मतलब बात पहुँच जाती है, मतलब एक साथ ही सारा कुछ हो जाता है, तो वो जो आपकी एक्यूट टॉक्सिसिटी कही जाती है। तो यहाँ पे सिंपली वही है कि एक्यूट टॉक्सिसिटी इज एन एडीआर ऑफ ड्रग विच एक्सपोजर इन ए शॉर्ट पीरियड फ्रॉम 24 आवर टू 14 डेज, मतलब 24 घंटे से 14 दिन के बीच में उसका इफेक्ट आपको नज़र आ जाता है। तो क्लियर हो गया। सेकंड हमारे सब एक्यूटिक, यानी कि जिसका जो इफेक्ट है ना वो थोड़ा टाइम लेता है, 14 से 90 दिन में आपको वो नज़र आएगा उसका इफेक्ट। जैसे आप कोई भी बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेते हो तो तुरंत अगर उसका एक्शन मतलब इफेक्ट नहीं नज़र आ रहा है टॉक्सिक वाला, अगर आप उसको रेगुलर 90 दिनों तक लेते रहोगे या उससे बीच में अगर इफेक्ट नज़र आता है तो हमारा सब एक्यूट कहा जाएगा। क्रॉनिक यानी कि जो कि बहुत लंबे टाइम तक या बहुत लंबे समय से उसका हम यूज़ कर रहे हैं तब जाके इफेक्ट आ रहा है, वो हमारा क्रॉनिक कहा जाएगा, यानी कि 90 डेज़ के बाद ही इसका इफेक्ट शो होता है। तो लिखा है कि द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग विच डेवलप्ड एक्सपोजर इन मोर देन 90 डेज स्लोली सो इट कॉल्ड क्रॉनिक टॉक्सिसिटी। तो क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हमने देखा है टॉक्सिसिटी और उसके टाइप्स वगैरह। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है ना वो बनते हैं इसकी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, जैसे यहाँ पे जेनोटॉक्सिसिटी, कार्सिनोजेनोसिटी, टेराटोजेनिसिटी एंड म्यूटाजेनिसिटी। कोई भी एक पूछा जाता है 2 मार्क्स में यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला है जीनोटॉक्सिसिटी। तो देखिए वर्ड को ब्रेक करते हैं, जीनो प्लस टॉक्सिसिटी। जीनो का मतलब जीन एंड टॉक्सिसिटी का मतलब है टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, यानी कि जब कोई भी ड्रग या केमिकल हमारे जीन पर, हमारे डीएनए पर कोई इफेक्ट डालता है टॉक्सिक, तो उसको हम बोलते हैं जीनोटॉक्सिसिटी। तो लिखा है कि व्हेन एनी ड्रग या केमिकल शोज टॉक्सिक इफेक्ट ऑन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ सेल्स सो कॉल्ड जीनोटॉक्सिक। तो जिस केमिकल की वजह से या जिस ड्रग की वजह से हमारे जीन पर इफेक्ट डलता है उसको हम जीनोटॉक्सिक बोलते हैं। एंड द एबिलिटी ऑफ दैट केमिकल एजेंट टू डैमेज या अफेक्ट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड जीनोटॉक्सिसिटी। और उसी केमिकल एजेंट के अंदर एबिलिटी जो हमारे जीन को अफेक्ट करती है, उसको डैमेज करती है, वो हमारी जीनोटॉक्सिसिटी कही जाती है। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे वो है कार्सिनोजेनोसिटी। देखिए कार्सिनो का मतलब होता है एक लैटिन वर्ड कार्सिनोमा से आया है जिसका मतलब है कैंसर, एंड जेनोसिटी का मतलब है जेनेसिस या बोले तो प्रोडक्शन, यानी कि कोई भी ऐसा केमिकल या कोई भी ऐसी ड्रग जो हमारी बॉडी में कैंसरस सेल के डेवलपमेंट में रोल निभाता है, बोले तो उसकी वजह से कैंसर हो जाता है, तो उसको हम कार्सिनोजन बोलते हैं। और द एबिलिटी ऑफ केमिकल एजेंट टू कॉज कैंसर इज कॉल्ड कार्सिनोजेनिसिटी। और उसी कार्सिनोजन जो हमारा केमिकल एजेंट है उसके अंदर की जो एबिलिटी होती है कैंसर को कॉज करने की, वही कार्सिनोजेनिसिटी कही जाती है। एग्जाम्पल इसके निकोटीन वगैरह है, अल्कोहल वगैरह है, तो उनकी वजह से जब कैंसर होता है तो उनको हम कार्सिनोजन बोलते हैं, और उनके अंदर जो एबिलिटी है कैंसर को कॉज करने की वो कार्सिनोजेनोसिटी कही जाती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे वो है टेराटोजेनोसिटी। देखिए वर्ड को ब्रेक करना है। टेराटो का मतलब एक ग्रीक वर्ड से आया जिसका मतलब टेराटोस से आया है, यानी कि समथिंग दैट इज़ एबनॉर्मल, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो दिखने में अच्छी नहीं है या जो एबनॉर्मल है उसको टेराटो बोलते हैं। एंड जेनोसिटी बोले तो प्रोडक्शन। तो यहाँ पे टेराटोजेनोसिटी का मतलब क्या है, यानी कि कोई भी हमारी जो वुमेन होती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनके अंदर जो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो अगर वो कोई मेडिसिन वगैरह ले लें, कोई केमिकल खा लें, तो अगर वही केमिकल उस यानी कि जो बेबी पल रहा है उसमें कुछ चेंजेस कर दे, उसके डेवलपमेंट को रोक दे या कुछ एबनॉर्मल कर दे, तो वो हमारे कहे जाते हैं ऐसे एजेंट टेराटोजन। एंड वही जो टेराटोजन है जो हमारे केमिकल एजेंट है, उनके अंदर जो एबिलिटी होती है चेंज करने की ड्रग बेबी के डेवलपमेंट में, वो हमारी टेराटोजेनोसिटी कही जाती है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। टेराटोजेनोसिटी बोले तो फीटस में चेंज हो जाना, या वो भी हमारा बेबी वगैरह है उसके डेवलपमेंट में कुछ अवरोध हो जाना या बोले तो चेंजेस आ जाना। क्लियर हो गया। लास्ट में है म्यूटाजेनेसिटी। म्यूटाजेनेसिटी वर्ड को ब्रेक करना है। म्यूटा प्लस जेनेसिटी। म्यूटा का मतलब है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज इन डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए में चेंज हो जाना, एक साथ बदलाव हो जाना, और जिसकी वजह से पूरी पीढ़ी ही चेंज हो जाए, वो हमारा म्यूटेशन कहा जाता है। जेनेसिटी बोले तो प्रोडक्शन या डेवलपमेंट, मतलब लिखा है कि एनी केमिकल या फिजिकल या बायोलॉजिकल एजेंट डेट कॉज म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटोजन। एक ऐसा एजेंट जो म्यूटेशन कॉज करता है उसको हम म्यूटोजन बोलते हैं, और उसी म्यूटेशन के अंदर की एबिलिटी म्यूटेशन को कॉज करने की वो हमारी म्यूटाजेनेसिटी कही जाती है।
तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा सारी जो टर्म्स हैं, आई होप आपको क्लियर होगी। अब नेक्स्ट में देखिए 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे और बचे हुए हैं। एक है देखिए वो है डिफाइन क्रोनोफार्माकोलॉजी एंड क्रोनोथेरेपी। देखिए वर्ड को ब्रेक करते हैं। क्रोनो का मतलब है टाइम एंड फार्माकोलॉजी आप पढ़ लिए होंगे 5th सेम में 6th सेम में भी कि द स्टडी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी, कि अगर हम ड्रग की इस तरीके से स्टडी करें टाइम को देखते हुए कैसे, मतलब देखो यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन, क्रोनोफार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग एडीएमई एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन एंड बॉडीज रेस्पॉन्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम इवेंट। देखिए यहाँ पे जो क्रोनोबायोलॉजी है तो क्रोनोफार्माकोलॉजी फोकस करती है हमारी पूरी दिनचर्या पे। जैसे कि हम सुबह को उठते हैं, दोपहर को खाना वगैरह खाते हैं, हमारा एक अलग मूड होता है, सुबह को हमारा एक फ्रेश मूड होता है, शाम को एक अलग मूड होता है, सोते टाइम कुछ अलग केमिकल हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं, सुबह के टाइम यानी कि जो मतलब कि 6 बजे से पहले कुछ अलग हमारे कुछ केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं। तो उन्हीं केमिकल्स को देखते हुए हमें किस टाइम पे किस टाइम पे हमारी मेडिसिन देनी चाहिए कि हमारी मोस्ट इफेक्टिव हो और कम टॉक्सिक हो, तो वो जो सारी स्टडी होगी ना मतलब फार्माकोलॉजी की, वो हमारी क्रोनोफार्माकोलॉजी कही जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें कि एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल के अंदर होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ना वो सुबह को यानी कि 6 बजे से पहले बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है मेल्स के अंदर, और उसकी वजह से इरेक्शन वगैरह भी होता है बहुत ज़्यादा पेनिस में, अगर आपको पता हो। तो वो जो है ना मतलब डेली की हमारी दिनचर्या है कि उस टाइम पे होना ही है। तो अगर हमें कुछ ऐसी मेडिसिन देनी है जो कि टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ करेंगे तो हम उसी टाइम पे बेटर देंगे, मतलब अगर वो दोनों एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो कहने का मतलब कि क्रोनोफार्माकोलॉजी ये फोकस करती है ड्रग के ऐसे यूज़ पे जिससे कि मोस्ट इफेक्टिव रिजल्ट आए और लेस टॉक्सिक इफेक्ट हो। तो यहाँ पे सिंपली लिखा है कि क्रोनोफार्माकोलॉजी हेल्प्स टू enhance both effectiveness and tolerance of a drug by determining best biological time for its administration, कि किस टाइम पे मेडिसिन को बॉडी में एंटर करना है या बोले तो किस टाइम पे मेडिसिन को लेना है, ये हम क्रोनोफार्माकोलॉजी में समझते हैं। ये क्या है क्रोनोथेरेपी? क्रोनो का मतलब वही टाइम, थेरेपी का मतलब मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे लिखा है कि क्रोनोफार्माकोलॉजी इज द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिसीज विद प्रॉपर सर्काडियम रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल टू मैक्सिमाइज इफेक्टिवनेस एंड मिनिमाइज द साइड इफेक्ट। बात ये भी वही कह रहा है कि हमारी कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट या बोले तो ऐसा कोई भी हमारा मेथड कि जिसमें हम सर्काडियम रिदम को पूरा फॉलो करें, मतलब हम जिस भी टाइम पे हम मेडिसिन ले रहे हैं वो उस टाइम पे ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए। सपोज करो कि जैसे कि हमारी एक मेडिसिन है विस्कोडिल नाम से आती है, जो मैंने लैक्सेटिव बताया था जो कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करते हैं, अगर आपको ध्यान आया हो इसी वीडियो में। तो वो जो ना वेट टाइम पे दी जाती है। उसका मेन रीज़न ये है कि वेट टाइम पे आराम से आप सो जाते हैं और जो आपका वाल मूवमेंट है वो ईजिली हो पाता है, मतलब आप लेट जाते हैं तो उससे आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। ऐसे ही जो हमारी थियोफाइलिन जो है वो मॉर्निंग में ज़्यादा इफेक्टिव होती है इन कंपेरिजन टू इवनिंग। तो ये जो चेंजेस है ना सिंपली किसकी वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी में अलग टाइम पे एक अलग मूड होता है और अलग केमिकल रिलीज होते हैं। तो जब हम ऐसी थेरेपी का यूज़ करते हैं बिल्कुल प्रॉपर टाइम को फॉलो करते हुए, सर्काडियम रिदम को फॉलो करते हुए, तो हमारी जो थेरेपी है ना हमारी क्रोनोथेरेपी कही जाती है। ठीक है, ये कि आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद देखिए लास्ट में एक क्वेश्चन है, देखिए वो है डिफाइन बायोलॉजिकल क्लॉक एंड सर्काडियन रिदम। अभी बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है? देखिए बायोलॉजिकल बोले तो यानी कि हमारी बॉडी के अंदर, एंड क्लॉक यानी कि हमारा एक ऐसा नेचुरल टाइमिंग डिवाइस होता है जो कि हमारी बॉडी के पूरे टाइम को रेगुलेट करता है। मतलब सपोज़ करो कि आप सुबह 6 बजे उठते हैं, आप 1 महीने से सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, तो आपकी जो नींद है ना वो 6 बजे पर ही खुल जाती है। आप ऐसा आपने देखा भी होगा कि जो चीज़ हम रेगुलर फॉलो करते हैं तो वो चीज़ उसी टाइम पे हम कर पाते हैं। तो ये जो है ना एक नेचुरल क्लॉक के द्वारा सारा कुछ फॉलो किया जाता है और उसी को ना हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। क्लियर हो गया। लास्ट में हमारा बहुत सर्काडियन रिदम। सर्काडियन बोले तो अबाउट ए डे एंड रिदम बोले तो साइकिल, यानी कि पूरा जो हमारा दिन है उसकी साइकिल की अगर हम बात करें कि किस टाइम पे हमारा कैसा मूड होता है। जैसे कि सुबह को हमारा फ्रेश मूड है, दोपहर को थोड़ा बोरियत हो जाती है, शाम में थोड़ा अलग फील होता है, रात को थोड़ा अलग फील होता है। तो यहाँ पे जो सारा जो सर्काडियम रिदम पूरी जो साइकिल जो होती है तो उसी को यहाँ पे ये बोला जाता है रिदम या बोले तो सर्काडियम रिदम। तो लिखा है कि सिंपली सर्काडियन रिदम आर फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियरल चेंजेस डेट फॉलो ए 24 आवर साइकिल। मतलब अलग टाइम पे हमारा अलग इमोशन होता है, अलग टाइम पे हमारा एक अलग मूड होता है, तो वो टाइम के अकॉर्डिंग ही होता है। तो उसी में जो चेंजेस होते हैं पूरी साइकिल हमारी चलती रहती है 24 आवर में, तो वही हमारी सर्काडियन रिदम कही जाती है। एग्जाम्पल इसके स्लीप वेक साइकिल, यानी कि जो हम सोते और जगते हैं जो एक साइकिल होती है वो हमारी इसी का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखिए अभी जो हमने कवर करा है ना वो शुरू से लेकर लास्ट तक सारी जो पाँचों की पाँचों यूनिट्स हैं वो हमने कवर करी हैं। एंड यकीन माने काफ़ी एनर्जी मेरी चली गई है, मतलब पूरी वॉइस चेंज हो गई शुरू से लेकर अभी तक।
तो यही मैंने बताना था। आई होप सारा कुछ आपको कवर हो गया होगा। मैं एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर किया है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई, मुझे नहीं पता कितनी लंबी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।